हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बीके पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं। आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स। और हर एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन जिन एग्जाम्स में आता है वहां पर एक प्रॉपर रोल अपना रखता है, एक अच्छी जो इम्पोर्टेंस रखता है। तो जनरली जो वैकेंसीज टेक्निकल फील्ड से या जो वैकेंसीज वायरलेस ऑपरेटर, टेलीकम्युनिकेशन है ना, ऐसी फील्ड से, तो ऐसे लोगों को थोड़ा अवेयरनेस होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की। क्यों? क्योंकि जो कह सकते हैं जो डिजिटल जो डिपार्टमेंट्स हैं या जो जहां पर टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा यूज हो रहा है, तो वहां पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, वहां पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बहुतायत में लगे होते हैं। तो मैं बेसिक समझा देता हूं पहले, उसके बाद मेजर टॉपिक है और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, पीपीटी के माध्यम से पढ़ेंगे। चाहता मैं बोर्ड पे लिख के भी पढ़ा सकता था, लेकिन चूंकि कंटेंट जो है वो समझने का कम है और याद करने का ज्यादा है। समझने की चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे और याद करने का जो कंटेंट है वो आगे जैसे आप पढ़ेंगे, लेजर क्या होता है, मेसर क्या होता है, कैथोड किरणें क्या होती है, कैनाल किरणें क्या होती हैं, है ना, आपके पीएनपी ट्रांजिस्टर्स, एनपीएन ट्रांजिस्टर्स, डायोड क्या होते हैं, ट्रायोड क्या होते हैं, फोटो डायोड क्या होते हैं, इसके अलावा आपके सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, अर्धचालक क्या होते हैं। तो ये टॉपिक ऐसा है जिसको आपने कभी जीवन में नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, या किसी कंपिटिटिव एग्जाम की तैयारी करी होगी, 11th-12th में साइंस रही होगी, है ना, फिजिक्स में आपने थोड़ा बहुत फिर भी पढ़ा होगा, जनरली नहीं पढ़ा होगा, आई थिंक सो, ठीक है। तो इसीलिए इस टॉपिक को कनेक्ट कर पाना थोड़ा सा स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो मैं बेसिक समझा देता हूं इस टॉपिक का बेसिस क्या है। इलेक्ट्रॉनिक्स में वर्ड छिपा हुआ इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऐसी शाखा फिजिक्स की, ऐसी ब्रांच जो आवेश, इलेक्ट्रॉन क्या है, एक चार्ज है, जो आवेश के प्रवाह, आवेश के चार्ज और उस पर आवेश के फ्लो, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह, आवेश के प्रवाह और उस पर आधारित युक्तियों के बारे में जानकारी देती है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। क्लियर? इलेक्ट्रॉनिक्स में हम उन डिवाइसेस को, उन उपकरणों को, उन युक्तियों को पढ़ते हैं जो इलेक्ट्रॉन के या आवेश के प्रवाह पर आधारित हैं या आवेश के प्रवाह के आधार पर कार्य करती हैं, ठीक है, उनको इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हैं। तो सबसे पहली लाइन यही हो गई हमारे सामने। सबसे पहली लाइन क्या हुई कि इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी, ठीक है, पूछा जाता है वो फील्ड है जो विभिन्न प्रकार के माध्यमों से होकर आवेश, मुख्यतः बात चल रही है, देख लीजिए, मुख्यतः इलेक्ट्रॉन के प्रवाह और उस पर आधारित डिवाइसेस का अध्ययन किया जाता है, उस ब्रांच को हम कह देते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। क्लियर? दूसरी काम की बात, भाई आप कहेंगे सर एक इलेक्ट्रिक उपकरण होते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं। इलेक्ट्रिक डिवाइसेस, उनमें भी विद्युत धारा बहती है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में भी करंट बहता है, लेकिन एक को कह रहे हैं इलेक्ट्रिक डिवाइसेस, दूसरी कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इलेक्ट्रिक डिवाइसेस जो होती हैं उनके अंदर पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में अंतर क्या है? जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं या जो इलेक्ट्रॉनिक जो ब्रांच हम पढ़ रहे हैं उसमें दोस्तों कम पोटेंशियल, कम विभव, कम धारा पर आधारित हैं, यानी कि इनका विद्युत खर्च कम आता है, ये बिजली कम खाते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन या कह सकते हैं विद्युत का जो उपयोग है वो कम करते हैं, इलेक्ट्रिक ऊर्जा का प्रयोग कम करते हैं। तो आप कह सकते हैं कम खर्चीले, है ना, सस्ते तरीके से, कम एनर्जी, कम करंट, कम पोटेंशियल खर्च करके और आपको अच्छी मात्रा में आपको आउटपुट देते हैं। इसीलिए इस ब्रांच का रोल धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, क्योंकि हमें आने वाले समय में बिजली, अभी देखिए पानी से बन रही है ना, पानी को आप देखते हैं हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं, वहां से क्या होती है, बिजली बनती है, ठीक है। तो आने वाले टाइम में एक चैलेंज है कि एनर्जी कहां से लाई जाए। लगातार घरों में उपकरण बढ़ते जा रहे हैं, लगातार गांव गांव, ढाणी ढाणी तक बिजली पहुंच रही है। तो आने वाले समय में चैलेंजेस हैं कि भाई, है ना, इतनी मात्रा में ऊर्जा कहां से पैदा होगी, ठीक है, आप समझिए। तो पैदा होगी तो हम तो ये चाहते हैं कि भाई ऊर्जा तो पैदा करने का अलग सोचेंगे, लेकिन हम ये भी कोशिश करें कि ऊर्जा का खर्च कम से कम कैसे किया जाए, है ना। तो उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस काम में ली जाती हैं, जिनकी मदद से कम खर्च में, कम लागत में, कम ऊर्जा का उपभोग करके, कम ऊर्जा काम में लेके और ज्यादा आउटपुट मिल जाता है, ठीक है। तो तकनीकी की वो शाखा जिसके उपकरण कम वोल्टेज और कम धारा, विभव क्या होता है, वोल्टेज, है ना, जिसके उपकरण कम वोल्टेज और कम धारा पर आधारित होते हैं, कम वोल्टेज और कम करंट पर आधारित होते हैं, उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ठीक है। क्लियर? ऐसे उपकरण इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कहलाते हैं। बेसिक से बात हो रही है, ठीक है साहब। प्रारंभ में
इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को कंट्रोल करने के लिए शुरुआत में, है ना, शुरुआत में इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह को कंट्रोल करने के लिए निर्वात नलिकाएं, अभी निर्वात नलिकाओं के बारे में बता देता हूं आपको, है ना, निर्वात डायोड, निर्वात ट्रायोड, आगे चल के बात करेंगे। डायोड में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, डायोड 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, ट्रायोड में 3 होते हैं। निर्वात नलिकाएं वैक्यूम ट्यूब्स, है ना, वैक्यूम ट्यूब्स क्या करती थी, एक फिक्स एरिया के अंदर, वैक्यूम का मतलब है एक ऐसी नलिकाएं जिनके अंदर क्या हो, बिल्कुल वैक्यूम हो, किसी भी तरह का कोई माध्यम नहीं हो, ठीक है। जैसे ट्यूबलाइट एक तरीके का वैक्यूम ट्यूब ही है ना। तो आप देखते हैं पहले ट्यूबलाइट आने लगे थे, CFL आने लगे थे, है ना, आजकल LED बल्ब्स आ रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे करके डेवलपमेंट हुआ है ना। लेकिन आजकल सेमीकंडक्टर्स का प्रयोग, अर्धचालकों का प्रयोग, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम। दोस्तों यही आज की क्लास में सबसे पहले समझेंगे कि ये सेमीकंडक्टर, कंडक्टर, बेड कंडक्टर, कुचालक, अर्धचालक, सुचालक क्या होते हैं। तो सबसे पहले इतना सा भूमिका बना लीजिए कि भाई इलेक्ट्रॉनिकी एक ब्रांच है फिजिक्स की, जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह पर आधारित कौन कौन सी डिवाइसेज हैं, उनसे हमें क्या फायदा है, कम एनर्जी, कम करंट, कम वोल्टेज का कंजम्पशन करके, उपयोग करके, और ज्यादा मात्रा में आपको आउटपुट मिले, ज्यादा मात्रा में आपका कार्य हो, ज्यादा मात्रा में आपको जो है अपने, है ना, जो है चीजों को होता हुआ हम देखें। जैसे ज्यादा मात्रा में प्रकाश देने वाला बल्ब हो, कम खर्च कर रहा हो और काफी सारा उजाला कर रहा हो, है ना, कम खर्च कर रहा हो, कोई ऐसा पंखा हो जो कम खर्च कर रहा हो और काफी बढ़िया हवा दे रहा हो, है ना। ऐसी कुछ चीजें डेवलप की जाए जिससे काम वही हो जाए, है ना, और हमारा खर्च हो जाए कम, ठीक है। तो इसमें पहले वैक्यूम ट्यूब्स, निर्वात डायोड, वैक्यूम ट्रायोड काम में लेते थे। अब सेमीकंडक्टर फेमस है। आवर्त सेमीकंडक्टर, आवर्त सारणी में 2 फेमस हैं, नेचुरल सेमीकंडक्टर के रूप में सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये दोनों पाए जाते हैं। इनको डिस्कशन करेंगे, डोंट वरी, है ना, और चीजों को आगे बहुत बहुत उम्दा तरीके से हम देखेंगे, देखिएगा। अब मैं अगली स्लाइड पर चलता हूं। दोस्तों यहां मैं समझाने वाला हूं ठोसों में एनर्जी बैंड सिद्धांत, लेकिन ये एनर्जी बैंड सिद्धांत से पहले मैं इसको आपके थ्रू समझाना चाहता हूं। देखो जो सॉलिड्स होते हैं ना, जो ठोस होते हैं या जो पदार्थ होते हैं, कोई भी पदार्थ जो होता है वो किसके बने होते हैं भाई, पदार्थ जो होते हैं परमाणुओं के बने होते हैं, एटम्स के बने होते हैं। पहले इस बात को समझिए, ठीक है। पदार्थ किसके बने होते हैं भाई, पदार्थ जो होते हैं ये एटम्स के बने हैं, क्लियर। और एटम्स भी कितने होते हैं, अनेक होते हैं, एक पदार्थ में, है ना, अरबों खरबों, उससे भी ज्यादा क्या होते हैं, एटम्स, क्लियर। अब एटम्स में समझना, ये परमाणु हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, परमाणु के चारों तरफ अलग अलग ऊर्जा की क्या होती हैं, कक्षाएं होती हैं। फिर ये दूसरा परमाणु हो गया, उस परमाणु में भी अलग अलग ऊर्जा की कक्षाएं। फिर ये तीसरा परमाणु हो गया, ये नाभिक हो गया, अलग अलग ऊर्जा की कक्षाएं। फिर ये चौथा परमाणु हो गया, अलग अलग। अब इन ऊर्जा की कक्षाओं में कौन चक्कर लगाते रहते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते रहते हैं, क्लियर, इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगा रहे हैं, क्लियर। अब होता क्या है, यहां बात चली है कि जो एटम्स में, एटम एक ही एटम है, ये सॉरी एक ही पदार्थ है, ये कोई पदार्थ है, और इस पदार्थ में बहुत सारे जो परमाणु हैं, सभी परमाणुओं में, है ना, बहुत सभी परमाणु, एक पदार्थ के अंदर बहुत सारे परमाणु हैं, सभी परमाणु में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर कौन चक्कर लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स। आपको पता है इस बात का, नहीं पता हो तो समझ लेना कि नाभिक के चारों तरफ अलग अलग ऊर्जा की कक्षाएं हैं। जब पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं तो पहली कक्षा के, फिर L, फिर M, फिर N, इसकी ऊर्जा सबसे कम होती है, इसकी एनर्जी सबसे कम होती है, और जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं ऊर्जा ज्यादा होती है। पीरियोडिक टेबल में, है ना, हम ये चीजें एटॉमिक स्ट्रक्चर में पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं कि न्यूक्लियस जो होता है, नाभिक जो होता है, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अलग अलग ऊर्जा की कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स भी उसी कक्षा में चक्कर लगाता है जिस कक्षा से उसकी ऊर्जा मैच करती है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन K में चक्कर लगा रहा होगा उसकी ऊर्जा कम होगी, जो L में लगा रहा है उसकी ऊर्जा ज्यादा, M में लगा रहा है उसकी ऊर्जा ज्यादा, और N में लगा रहा होगा उसकी ऊर्जा और भी ज्यादा। ये तो एक ही परमाणु में, तो हम तो कह सकते हैं एक पदार्थ में बहुत सारे परमाणु होते हैं और हर परमाणु में अलग अलग ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। अब इस परमाणु में ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं इतने सारे अलग अलग एनर्जी के, दूसरे परमाणु में फिर अलग अलग एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स हैं, तीसरे परमाणु में फिर अलग अलग एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स हैं, चौथे परमाणु में फिर अलग अलग एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये तो एक ही पदार्थ में है। तो पदार्थ के परमाणुओं के जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, उनके बीच में लगातार, अब इसके इलेक्ट्रॉन्स, इसके इलेक्ट्रॉन्स, इसके इलेक्ट्रॉन्स, इसके इलेक्ट्रॉन्स, है ना, इस पदार्थ के परमाणु
ध्यान देना, पदार्थ जो होते हैं उनमें परमाणु होते हैं, परमाणु जो होते हैं अनेक होते हैं, अनेकों में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, अलग अलग ऊर्जा होती है। और ये इलेक्ट्रॉन्स की जब अलग अलग ऊर्जा होती है तो होता क्या है, इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में अन्योन्य क्रियाएं होती हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में इंटरेक्शन करते हैं, अन्योन्य क्रियाएं करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं। और इंटरेक्शन करने के कारण आप समझना, है ना, परमाणु बहुत सारे, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन बहुत सारे, उनकी ऊर्जा अलग अलग, और अलग अलग ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन्स आपस में जब इंटरेक्शन करते हैं तो होता क्या है, इलेक्ट्रॉन्स के ग्रुप बन जाते हैं। भाई आप ऐसे समझना, 100-200 लोग एक साथ बैठे हों, ठीक है, फिर वो एक दूसरे से बातचीत करेंगे तो उनमें क्या बनने लग जाएंगे, उनमें ग्रुप बनने लग जाएंगे, है ना। आप देखें कहीं पे भी कोई भी यूनियन होती है, शुरुआत में, है ना, वहां पे एक बंदा लीड कर रहा होता है, धीरे धीरे करके उनमें बातचीत होती है, 2 लीडर बन जाते हैं, 3 लीडर बन जाते हैं। तो कंसेप्ट क्या है कि जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स के बीच में इंटरेक्शन होता है तो होता क्या है, ऐसे इंटरेक्शन से इलेक्ट्रॉन्स के अलग अलग समूह बन जाते हैं, अलग अलग ऊर्जा के। तो यहां से इलेक्ट्रॉन की अन्योन्य क्रिया से यहां पर 3 अलग अलग क्या बन जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के बैंड बन जाते हैं ठोसों में। एक बन जाता है चालन बैंड, एक बन जाता है कंडक्शन बैंड, एक बन जाता है कंडक्शन बैंड, एक बन जाता है वैलेंसी बैंड, संयोजी बैंड, और एक इन दोनों बैंड के बीच में होता है वर्जित ऊर्जा अंतराल, फोरबिडन एनर्जी गैप। दोबारा समझना, वर्जित ऊर्जा अंतराल, ये मैं एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं एग्जैक्ट आपको, फोरबिडन एनर्जी गैप। क्यों पढ़ा रहा हूं ये, क्योंकि ये आपके सिलेबस में है मेंशन, और दूसरा इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये टॉपिक डायरेक्ट 12th क्लास एनसीईआरटी में है, 9th 10th तक कुछ दूर दूर तक नहीं पता इसका, 12th क्लास एनसीईआरटी में, ठीक है। तो वापस से मैं एक बार भूमिका बनाऊंगा, फिर थ्योरी जब पढ़ोगे तो आपको क्लियर होगा कि सॉलिड्स में बहुत सारे परमाणु हैं, ठीक है। एक ही पदार्थ के परमाणुओं में अलग अलग टाइप के अलग अलग एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इलेक्ट्रॉन्स आपस में इंटरेक्शन करते हैं। साथ ही साथ एक पदार्थ के परमाणु दूसरे पदार्थ के परमाणु से भी क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं। तो एक पदार्थ के परमाणुओं के बीच भी इंटरेक्शन चल रहा है, और इधर कोई दूसरा पदार्थ है तो उसके जो परमाणु हैं उनके साथ भी क्या चल रहा है, इंटरेक्शन चल रहा है, उसके परमाणुओं के साथ भी, है ना, इंटरेक्शन चल रहा है भैया। क्लियर। तो कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो खुद के अंदर भी, पदार्थ के अंदर भी और पदार्थ के बाहर भी रिएक्शन करने के लिए स्वतंत्र हैं, और उनके रिएक्शन से, उनके बीच में आपसी तालमेल से पदार्थों में अलग अलग प्रकार के एनर्जी बैंड बन जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स अपनी तालमेल के हिसाब से उन बैंड्स में रहते हैं। क्लियर। एक होता है चालन बैंड, सबसे ऊपर का, सबसे ज्यादा एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन यहां पे होते हैं, है ना, और ये एकदम धारा के प्रवाह में, इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह में, आवेश के प्रवाह में भूमिका निभाते हैं। तो जिनमें चालन बैंड में अच्छे इलेक्ट्रॉन होंगे, या जिनमें इलेक्ट्रॉन आसानी से चालन बैंड में पहुंच जाएगा, वो धारा के अच्छे चालक होंगे, है ना। जिनमें इलेक्ट्रॉन, संयोजी बैंड एक ऐसा बैंड होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन हमेशा अवेलेबल होते हैं। अब बीच में ये ऊर्जा अंतराल है, इस अंतराल को क्रॉस करके जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में पहुंच जाएगा उतना जल्दी धारा का चालन होने लगेगा, वो अच्छे चालक होंगे। जिनमें थोड़ा टाइम लगेगा उनको बोला जाता है सेमीकंडक्टर्स, अर्धचालक। और जिनमें इलेक्ट्रॉन वर्जित ऊर्जा अंतराल इतना मुश्किल होता है कि जिनमें इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में पहुंच ही नहीं पाता, वो कुचालक हो जाते हैं। वापस समझ लीजिए कि भाई 3 प्रकार के एनर्जी बैंड बने, सबसे ज्यादा ऊर्जा चालन बैंड में। यहां इलेक्ट्रॉन अगर आ गए, या जिनमें चालन बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, या जिन धातुओं में, जिन पदार्थों में संयोजी बैंड से चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन का पहुंचना आसान है, आसान कम होगा जब ये गैप कम होगा, फोरबिडन एनर्जी गैप, ठीक है। ये जितना कम होगा जल्दी से इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच जाएगा। संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन सभी के अंदर हैं, समझे मेरी बात को। अब कुछ पदार्थ, कुछ धातुएं ऐसी हैं जिनमें संयोजी बैंड और चालन बैंड एक दूसरे में मिले हुए हैं, उनके बीच में कोई अंतराल है ही नहीं, वर्जित अंतराल बिल्कुल 0 है, कोई गैप नहीं है, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स की ऊर्जा बढ़िया है, तो वो अच्छे चालक हैं। फिर सेमीकंडक्टर्स में गैप थोड़ा आ जाता है, गैप आ गया तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन्स को यहां से यहां जाने के लिए थोड़ी सी ऊर्जा चाहिएगी, ठीक है। वो एनर्जी आने के बाद वो चालन करेंगे तो उनको बोलते हैं सेमीकंडक्टर, अर्धचालक। और वे पदार्थ जिनमें ये एनर्जी गैप इतना ज्यादा है कि यहां का इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच ही नहीं पा रहा, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, कुचालक। समझे। तो मैं भूमिका बना चुका हूं। अब देखिए थ्योरी पे, थ्योरी क्या कह रही है, देखो किसी भी परमाणु में, देखो किसी भी परमाणु में, किसी भी एटम में अलग अलग ऊर्जा की कक्षाएं होती हैं, बिल्कुल हुआ।
पहली कक्षा के, एल, एम, एन, अलग अलग ऊर्जा की कक्षा, उनकी ऊर्जा देखो, उनमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उनकी ऊर्जा कक्षा की ऊर्जा से संबद्ध होती है, उनकी ऊर्जा से कनेक्ट होती है। ठीक है, किसी ठोस में असंख्य परमाणु विद्यमान रहते हैं, या कह सकते हैं कोई भी ठोस बहुत सारे परमाणु से मिलकर बना होता है, यह भी बात हो गई। किसी ठोस में उपस्थित परमाणु आसपास के अन्य परमाणुओं से घिरे रहते हैं, बिल्कुल ठीक है। प्रत्येक परमाणु की बाहरी कक्षा में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, वो अन्य परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन से प्रभावित होते हैं, बिल्कुल हमने डिस्कस किया। मान लीजिए दो परमाणु एक दूसरे के पास स्थित हैं, इन दोनों परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन आपस में रिएक्शन करते हैं, अर्थात कभी कभी एक दूसरे के साथ बंध बना लेते हैं, साझा हो जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। कहने का तात्पर्य यह है कि ठोसों में असंख्य परमाणु उपस्थित रहते हैं, एक दूसरे के पास स्थित होने के कारण आपस में अन्योन्य क्रिया करने लगते हैं, जिससे इन परमाणुओं के अंदर स्थित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बदलती है। कहा मैंने, ठीक है, क्लियर हो गई बात। और ऊर्जा बदलने के कारण, है ना, जो पहले ऊर्जा थी वो उससे भिन्न हो जाती है, यानी ऊर्जा में बदलाव आ जाता है। ऊर्जा में बदलाव आता है, क्या होता है, परमाणु की संयोन्य क्रिया के कारण ऊर्जा या तो कम हो जाती है या ज्यादा होती है, जिससे एक प्रकार के ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन अन्य प्रकार के ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन को साथ नहीं देते हैं और अलग अलग बैंड बन जाते हैं। मैंने यही कहा आपको, जब रिएक्शन होती है तो अलग अलग झुंड बन जाते हैं, अलग अलग ऊर्जा के झुंड बन जाते हैं। अलग अलग ऊर्जा के झुंड बन जाते हैं तो आप कह सकते हैं दो प्रकार के झुंड बनेंगे, एक बनेगा कंडक्शन बैंड, एक बनेगा चालन बैंड। कंडक्शन बैंड, चालन बैंड, ऊर्जा, इसमें उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन होंगे। दूसरा बनेगा संयोजी बैंड, ठीक है, वैलेंसी बैंड, इसमें कम ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वैलेंसी बैंड। इनके बीच में जो गैप है, इस गैप को बोलते हैं फोरबिडन एनर्जी गैप, वर्जित ऊर्जा अंतराल, फोरबिडन एनर्जी गैप। समझे, क्लियर, डन है बात। अब जिन धातुओं में, जिन पदार्थों में ये संयोजी बैंड चालन बैंड के बीच में कोई गैप ही नहीं है, एक दूसरे में मिल गए, इसका मतलब है यहां के सारे इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में है, आपस में ओवरलैप है, तो वो अच्छे चालक होंगे, उनमें इलेक्ट्रॉन्स का चालन, धारा का चालन अच्छे से होगा। ठीक है, जिनमें ये एनर्जी, ये जो बीच का गैप है, ये बिल्कुल खत्म तो नहीं है लेकिन थोड़ा है, वो सेमीकंडक्टर है। और जिनमें गैप ज्यादा है, यहां के इलेक्ट्रॉन को यहां पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा चाहिए, तो बताओ वो कुचालक हो जाएंगे, वो बुरे चालक हो जाएंगे। ठीक है, तीन प्रकार के ऊर्जा बैंड बने, क्लियर, चालन ऊर्जा बैंड, संयोजी ऊर्जा बैंड, वर्जित ऊर्जा बैंड। क्वेश्चन पूछेगा सॉलिड्स में ऊर्जा बैंड का निर्माण क्यों होता है, आप बोलेंगे अलग अलग परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन्स की आपस में इंटरेक्शन के द्वारा, अलग अलग परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों के आपस में अन्योन्य क्रिया के द्वारा, अन्योन्य क्रिया करने से उनकी एनर्जी जो पहले एनर्जी होती थी उससे भिन्न हो जाती है, बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, जिसकी वजह से अलग अलग ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन्स के झुंड बन जाते हैं। ठीक है, अब ये कम ऊर्जा वाले हैं, ये ज्यादा ऊर्जा वाले हैं, समझे, झुंड बन गए, क्लियर। अब बात करते हैं आगे। देखो, चालन बैंड ठोस पदार्थ में उच्चतम ऊर्जा का बैंड है साहब, जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के ग्रुप से मिलकर बनता है, और चालक पदार्थों में यह, है ना, थोड़ा भरा हुआ पाया जाता है, पूरी तरह भरा हुआ नहीं कह सकते लेकिन थोड़ा भरा हुआ। अर्धचालकों में परम शून्य ताप पर चालन बैंड खाली रहता है। मैंने कहा शुरुआत में चालन बैंड खाली होता है, लेकिन जैसे जैसे गर्म करते हैं, है ना, तो वैसे वैसे इस बैंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है। बात समझे, क्लियर। जो अच्छे कंडक्टर हैं उनमें तो ऑलरेडी क्वेश्चन आता है कि धातुओं में या अच्छे कंडक्टर्स में, क्लियर, चालक पदार्थों में जो गुड कंडक्टर्स हैं उनमें चालन बैंड में क्या कंडीशन है, तो आप कहेंगे, है ना, उनमें चालन बैंड पार्शियली फिल्ड होता है, थोड़ा भरा हुआ होता है, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे 1 2 5 10 कितने भी। ठीक है, अर्धचालकों में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर परम शून्य ताप कहते हैं 0 केल्विन को, 0 केल्विन पर परम शून्य ताप पर तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता चालन बैंड में, लेकिन जैसे जैसे ताप बढ़ाते हैं इस बैंड में इलेक्ट्रॉन नीचे से बढ़ते चले जाते हैं। कुचालक या अचालकों में यह बैंड खाली रहता है। चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन नाभिक से बंधे हुए नहीं होते हैं, अर्थात मुक्त अवस्था में रहते हैं, इसलिए धारा का चालन करते हैं। अच्छा, क्लियर। तो आप कह सकते हैं कि चालन बैंड में, कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन हैं वो ही तय करते हैं कि वो पदार्थ सुचालक होगा या कुचालक होगा, है ना। तो सुचालकों में तो इसमें ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं,
कुचालकों में शुरुआत, अर्धचालकों में, सेमीकंडक्टर्स में शुरुआत में नहीं होते, लेकिन जैसे ही थोड़ा ताप बढ़ाते हैं इलेक्ट्रॉन्स की ऊर्जा बढ़ती है और इस बैंड में पहुंचने लगते हैं। और कुचालक, अचालक, बेड कंडक्टर या इंसुलेटर्स जो होते हैं उनमें यह बैंड पूरी तरह खाली रहता है। बन गए 4-5 क्वेश्चन, ठीक है सर। अब चालन बैंड के बाद चलिए, क्लियर, आपके पास आएगा, है ना, संयोजी ऊर्जा बैंड। ये क्या है भाई, यहां मैं लिख रहा हूं वैलेंस एनर्जी बैंड, इसको बोलते हैं संयोजी ऊर्जा बैंड। संयोजी ऊर्जा बैंड की बात करो, इसमें भी उच्च ऊर्जा होती है, ऊर्जा इसमें भी काफी उच्च है ना, लेकिन चालन बैंड की तुलना में कम है, उच्च ऊर्जा का ही बैंड होता है ये भी। इस बैंड में इलेक्ट्रॉन हमेशा पाए जाते हैं। इस बैंड में परमाणु के बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, परमाणु की बाहरी कक्षा में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो पाए जाते हैं। क्लियर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, जैसे सोडियम है तो सोडियम 11 पे आता है, तो सोडियम का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s1, तो ये जो बाहरी कक्षा में जो एक इलेक्ट्रॉन है कौन से बैंड में होगा, संयोजी बैंड में। क्यों, क्योंकि संयोजी बैंड जो होता है उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस ऊर्जा बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वे विद्युत धारा के प्रवाह में योगदान नहीं देते। क्लियर, ये बैंड चालन बैंड के नीचे होता है और इस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी ऊर्जा चालन बैंड की ऊर्जा से कम होगी, नो डाउट कम होगी। क्लियर, इस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के द्वारा बंधे हुए हैं तो धारा के चालन में योगदान नहीं देते। क्लियर हो रही होगी, पॉइंट टू पॉइंट चीज क्लियर हो रही होगी। चालन बैंड के इलेक्ट्रॉन फ्री हैं क्योंकि नाभिक की उन पर पकड़ नहीं है, उनकी ऊर्जा सबसे मैक्सिमम है ना। जो अच्छे चालक है उनमें उस बैंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए वो धारा का चालन अच्छे से करते हैं। जो अर्धचालक होते हैं उनमें शुरुआत में नहीं होते, कम ताप पर, लेकिन ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन पहुंचने लगते हैं। और जो अचालक, जो बुरे चालक, कुचालक होते हैं उनमें चालन बैंड खाली होता है। चालन बैंड के नीचे होता है वैलेंसी बैंड। वैलेंसी बैंड हमेशा इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, और इसके इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब संयोजी इलेक्ट्रॉन होते ही हैं, परमाणुओं में, धातुओं में होते हैं, ठीक है। तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नाभिक के बंधे हुए हैं, इसलिए वो धारा के प्रभाव में योगदान नहीं देते हैं, ठीक है। वो चार्ज के फ्लो में, ठीक है, वो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो में कोई भी जो है पार्टिसिपेशन नहीं करते हैं। आगे देखना, चालन ऊर्जा बैंड और संयोजी बैंड के बीच का जो अंतराल होता है वो दोनों को अलग करता है। क्लियर, उसको बोलते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल, फोरबिडन एनर्जी गैप। फोरबिडन एनर्जी गैप, अब समझना, ये गैप सुचालकों में तो होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि उनमें तो दोनों एक दूसरे में मिले हुए होते हैं। अब समझो, इस ऊर्जा बैंड में इलेक्ट्रॉन होते नहीं है, ये पूरी तरह खाली होता है, ठीक है, लेकिन ये एक तरीके से बैरियर का काम करता है। इस ब्रेक को जो निकल गया वो चालन बैंड में पहुंच जाएगा। वह न्यूनतम ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन को संयोजी ऊर्जा बैंड से चालन ऊर्जा बैंड में जाने के लिए जरूरी होती है, उसी को बोलते हैं फोरबिडन एनर्जी, उसी को बोलते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल। मतलब समझना कि ये दोनों बैंड के बीच में, डायग्राम से भी क्लियर होगा, ठोसों में कोई भी इलेक्ट्रॉन वर्जित ऊर्जा बैंड में रहने की अनुमति नहीं होती है। किसी ठोस की चालकता को ज्ञात करने के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल महत्वपूर्ण होता है। इसी के आधार पर चालक, कुचालक, अर्धचालक का वर्गीकरण किया जाता है। समझो आगे, ठीक है। अब चालक, कुचालक, अर्धचालक में डायग्राम पहले क्लियर करता हूं, फिर आगे लेके जाऊंगा। देखो ये डायग्राम आ रहा है, ये आ गया, देखो मेटल्स। अब मेटल्स में देखो, समझो, सबसे पहले मेटल्स में, सबसे पहले इस बात को समझो कि मेटल्स में एक आपके पास कंडक्शन बैंड, वैलेंसी बैंड, ठीक है, क्लियर हो गई बात। ये धातुओं के बारे में बात है, इसमें दोनों बैंड एक दूसरे, देखो ये ईवी का मतलब है वैलेंसी बैंड की ऊर्जा, ये है ईसी मतलब कंडक्शन बैंड की ऊर्जा। तो दोनों बैंड ओवरलैप हैं, दोनों बैंड एक दूसरे पर ओवरलैप हैं। ओवरलैप होने के कारण ये जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है ये 0 है। क्लियर। जब बात की जाती है इंसुलेटर्स का मतलब होता है कुचालक या बुरे चालक। बुरे चालकों में, है ना, ये वर्जित ऊर्जा अंतराल जो होता है ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है। यानी कि जो संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको चालन बैंड में जाने के लिए इतना ऊर्जा जरूरी है। कितनी? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी ऊर्जा। और इनके अंदर चालन बैंड आप देख रहे हैं खाली है। इसी तरह जब आप सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं, अर्धचालकों की, तो अर्धचालक जो होते हैं इनमें वर्जित ऊर्जा अंतराल 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है ना। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होने के कारण ये ऊर्जा जैसे ही मिलेगी, है ना, जैसे ही मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन यहां पे जाने लगेंगे, ठीक है। इसीलिए ये कम ताप पर तो कुचालक हैं और ताप बढ़ाने पर सुचालक है। क्यों? क्योंकि जैसे ही ताप बढ़ाते हैं
जैसे ही 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा एनर्जी मिलती है वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां स्विच करने लग जाते हैं। मेरी बात को समझ रहे हैं आप? क्लियर? ईवी ये बताता है वैलेंसी बैंड की ऊर्जा, ईसी ये बताता है कंडक्शन बैंड की ऊर्जा, इनके बीच का गैप बताता है फोरबिडन एनर्जी गैप को। तो आप कहेंगे अच्छे चालकों में वर्जित ऊर्जा अंतराल लगभग 0 है, यानी कि दोनों बैंड एक दूसरे में मिले हुए हैं, कोई अंतराल नहीं है, इसका इलेक्ट्रॉन इसमें जाने के लिए फ्री रहता है ना। और जब हम कुचालक की बात करते हैं तो कंडक्शन बैंड पूरी तरह खाली है। क्यों? क्योंकि जो गैप है, ऊर्जा गैप, कम से कम एनर्जी जो चाहिए है ना धारा के प्रवाह के लिए, वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए, तब होगा, है ना। और यहां 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम। क्लियर? अब मैं वापस आपको जो है थ्योरी पर लेकर जाता हूं। चालक देखो, अब डेफिनेशन आपको याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। इनमें चालन बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे पर ओवरलैप होते हैं, एक दूसरे पर अति व्यापित होते हैं। अतः वर्जित ऊर्जा अंतराल जो फोरबिडन एनर्जी गैप है वो 0 हो जाता है। क्लियर? संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन आसानी से सामान्य ताप पर ही चालन बैंड में जा सकते हैं। सभी के सभी धातु हैं, ह्यूमन बॉडी, पृथ्वी, इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सब क्या होते हैं? अच्छे कंडक्टर्स हैं। इनमें कंडक्टेंस चालकता को बोलते हैं और रेजिस्टेंस प्रतिरोध को बोलते हैं। प्रतिरोध धारा के मार्ग में रुकावट देता है, तो नो डाउट ये वो पदार्थ होंगे जिनका रेजिस्टेंस होगा डाउन और इनका कंडक्टेंस होगा अच्छा। इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे जिससे धारा का चालन अच्छे से करेंगे, तो मेटल्स हो गए। आपने देखा होगा सबसे अच्छा जो चालक है वो सिल्वर है, उसके बाद सेकंड नंबर पर कॉपर है, सबसे बेस्ट कंडक्टर्स हैं, है ना। क्लियर? ह्यूमन बॉडी भी अच्छा कंडक्टर है, इसीलिए तो जब आप किसी बिजली का कोई काम कर रहे होते हैं, है ना, तो धारा आपके अंदर से गुजर जाती है, आप भी गुजर जाते हो, धारा जमीन में चली जाती है, क्योंकि पृथ्वी अर्थ अच्छा चालक है। इलेक्ट्रोलाइट जो विद्युत अपघट्ट होते हैं, है ना, विद्युत अपघट्ट विभिन्न प्रकार के जो आयनिक यौगिक होते हैं उनका जलीय विलयन, ठीक है। क्लियर? इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सोडियम, आयनिक यौगिकों का जलीय विलयन इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। आयनिक यौगिकों का जलीय विलयन जैसे H2SO4 ब्रैकेट में लिख दे, एक्वस का मतलब जलीय विलयन, KCl पोटेशियम क्लोराइड, KOH, है ना, ये एक्वस सॉल्यूशन पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि ये आयनिक यौगिक हैं। जब आप सेल के बारे में पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, क्लियर, तो उनमें आप पढ़ते हैं जैसे सीसा संचायक सेल में विद्युत अपघट्ट के रूप में कौन पाया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। सीसा संचायक सेल, लेड स्टोरेज बैटरी, लेड एसिड सेल, है ना, तो उसके अंदर कौन सा होता है? उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट H2SO4 होता है, ठीक है। तो चालक पदार्थों का पहले ही कह चुका, चालन बैंड, संयोजी बैंड एक दूसरे में ओवरलैप होंगे। चालक पदार्थ में एक दूसरे पर ओवरलैप, तो ये दोबारा रिपीट हो चुका है, ठीक है, इसको हटा देता हूं। उसके बाद कुचालक, इनमें वर्जित ऊर्जा अंतराल 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है, अतः संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में नहीं जा पाते, इसलिए इनकी कंडक्टेंस तो कम होता है, इनका कंडक्टेंस होता है कम और रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन पाए नहीं जा रहे हैं। लकड़ी, प्लास्टिक, हीरा, अभ्रक, मोम, है ना, आसुत जल, नॉर्मल पानी तो होता है, जो साधारण जल की बात करते हैं गुड कंडक्टर है, बट डिस्टिल वाटर, साधारण जल में क्योंकि मिनरल्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, दैट्स वाई। लेकिन लकड़ी, डिस्टिल वाटर, प्लास्टिक, हीरा, अभ्रक, मोम, ये सब क्या होते हैं? बैड कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद सेमीकंडक्टर के बारे में कहा है। सेमीकंडक्टर के बारे में कहा है कि भाई अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगा, तो सामान्य ताप पर इलेक्ट्रॉन, चालन बैंड में 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं सामान्य ताप पर, लेकिन ताप बढ़ाने पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं। तो सामान्य ताप पर कुचालक और उच्च ताप पर ये सुचालक का काम करने लगते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि एनर्जी बैंड क्या है और एनर्जी बैंड से कैसे पता चलता है कि भैया कौन गुड कंडक्टर होगा, कौन बैड कंडक्टर होगा, कैसे एनर्जी बैंड से इस बात की जानकारी मिलती है। ये डिस्कशन हमारा होना है। तो मुझे बताइएगा यहां तक की बात क्लियर हुई क्या? ठीक है, फिर मैं बात को आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है। नाउ हम डिस्कस करेंगे कि सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, क्योंकि फाइनली इलेक्ट्रॉनिक्स में सेमीकंडक्टर्स का बहुत अच्छा रोल है, ठीक है। चलो, तो आगे हमारा डिस्कशन जाएगा व्हाट इज सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? तो सेमीकंडक्टर्स का मतलब है आधे चालक। आधे चालक का मतलब होता है कि कम तापमान पर तो कुचालक है, लेकिन जैसे ही गुस्सा दिलाओगे, है ना, जैसे ही तापमान आप बढ़ाओगे वैसे ही ये चालक का कार्य करने लग जाएंगे। जैसे कई लोग होते हैं जिनके बारे में कहा जाता है वो आधा पागल है। तो आधा पागल का मतलब क्या होता है? आधा पागल का मतलब है कि नॉर्मली तो वो शांत व्यक्ति है,
लेकिन जैसे उसको किसी ने छेड़ा फिर उसका बर्ताव एकदम पागलों जैसा हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं आधा पागल, है ना। ये इसी तरह आधा चालक है। आधा चालक का मतलब है कि नॉर्मल टेम्परेचर पर तो शांत है, कोई चालन नहीं कर रहा, कंडक्शन नहीं है, लेकिन जैसे ही थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाया इसको औकात में आ गया, और औकात में आते ही अब इसने क्या किया देखो। तो समझना, अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनके इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज, जिनके विद्युतीय गुण, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज सेमीकंडक्टर्स और गुड कंडक्टर्स और बैड कंडक्टर्स के बीच में होते हैं, यानी ये सुचालक कुचालक के बीच के हैं। जर्मेनियम सिलिकॉन सबसे चर्चित एग्जाम्पल है। ऊर्जा बैंड धारणा के अनुसार सेमीकंडक्टर क्या है? तो ऊर्जा बैंड के अनुसार चालन और संयोजी बैंड आंशिक रूप से भरे हुए हैं, है ना। भाई अर्धचालक का काम कर रहा है, इसका मतलब यही है कि उसके कुछ इलेक्ट्रॉन पहुंच चुके हैं जिनके मध्य वर्जित ऊर्जा अंतराल काफी कम है ना। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि का हो, देखा जाए तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि का चाहिए, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक चल जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जर्मेनियम के लिए 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, एनसीईआरटी का डेटा है। और सिलिकॉन के लिए 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, फोरबिडन एनर्जी गैप, यानी कि जर्मेनियम को इतनी ऊर्जा चाहिए मात्र, तभी वो चालन करने लगता है, और सिलिकॉन को इतनी चाहिए। समझे मेरी बात? तो ये जो वैल्यू है ये बहुत पूछी जाती है एग्जाम में, ठीक है। अर्धचालक डन। अर्धचालकों के विशेष गुण, ठीक है। सामान्य ताप पर कुचालक होते हैं, तो हमने कहा है जैसे जैसे ताप बढ़ाओगे तो दोस्तों कंडक्टेंस, चालकता बढ़ेगी नो डाउट, और प्रतिरोध क्या होगा? चालकता बढ़ेगी, प्रतिरोध घटेगा ताप बढ़ाने पर, तभी तो अच्छे चालक बनेंगे। नेक्स्ट, अर्धचालकों में बहुत से अन्य उपयोगी गुण भी होते हैं। किसी एक दिशा से दूसरी दिशा की अपेक्षा आसानी से धारा का प्रवाह होना, अर्थात भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न चालकता, यानी अर्धचालक जो होते हैं इनकी खास बात है कि ये अलग अलग दिशा में अलग अलग मान की धारा प्रवाहित कर सकते हैं। इसके अलावा नियंत्रित मात्रा में अशुद्धियां डालकर अर्धचालकों की चालकता को कम ज्यादा किया जा सकता है, यानी सेमीकंडक्टर्स में इंप्योरिटी मिलाकर आप इन्हें और अच्छा और बुरा चालक बना सकते हैं। इनमें अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग, बहुत आता है ये डोपिंग, है ना। डोपिंग करके इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, डायोड, ट्रांजिस्टर आदि बनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनकी चालकता को बाहर से लगाए हुए विद्युत क्षेत्र या प्रकाश के द्वारा भी परिवर्तित किया जा सकता है, यानी कि इनके कंडक्टेंस को बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाकर या प्रकाश ऊर्जा, मतलब किसी भी प्रकार की ऊर्जा देकर इनकी चालकता में बदलाव भी किए जा सकते हैं। तो अर्धचालकों की प्रॉपर्टी में प्रॉपर एनसीईआरटी डिस्कस कर रहा हूं भाई, लेवल थोड़ा सा लेके चलेंगे क्योंकि इस जो एग्जाम है आपके उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स जब जोड़ा हुआ है तो इलेक्ट्रॉनिक्स इसी लेवल पे आता है एग्जाम्स में। ताप बढ़ाएंगे, सामान्य ताप पर तो कुचालक है, प्रतिरोध ज्यादा है, चालकता कम है, लेकिन जैसे ही ताप बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस घटेगा और कंडक्टिविटी बढ़ेगी, कंडक्टेंस बढ़ेगा। इसके अलावा अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग वैल्यू धारा की जनरेट करते हैं। इसके अलावा बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर से विद्युत क्षेत्र या लाइट देकर इनको कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा डोपिंग करके, है ना, इनको कम चालक, बुरा चालक, अच्छा चालक बना सकते हैं, ठीक है। क्लियर? डोपिंग, है ना। अब इसी से हम समझेंगे अर्धचालकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स विल डिस्कस, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हम पढ़ने जा रहे हैं और अभी टॉपिक लंबा चलेगा। मेरा प्रयास है अच्छे तरीके से आपसे चीजें डिस्कस हो। देखिए अर्धचालक के प्रकार। सबसे पहला निज अर्धचालक, ऐसा अर्धचालक जिसमें किसी भी प्रकार की, ऐसा सेमीकंडक्टर जिसमें किसी भी प्रकार की कोई इंप्योरिटी नहीं है, उसको हम कहते हैं, है ना, निज अर्धचालक या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। नो इंप्योरिटी, किसी भी तरह की मिलावट नहीं है, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम प्राकृतिक अवस्था में, है ना। फॉर एग्जाम्पल निज अर्धचालक या नेज अर्धचालक के एग्जाम्पल पूछ ले, निज बोलते हैं या नेज, नेज या निज अर्धचालक। क्लियर? ये क्या होते हैं? सिलिकॉन, जर्मेनियम जो नेचुरली सेमीकंडक्टर हैं। सिलिकॉन, जर्मेनियम में याद रखना दोनों ही पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 14 में आते हैं, और इनमें जो संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है, ये ध्यान रखना, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है वो 4 है, ये ध्यान रखना। कार्बन फैमिली पूरी यही है, ग्रुप 14, नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स इज 4, ठीक है। नेक्स्ट, दूसरे होते हैं एक्सट्रिंसिक, एक होता है इंट्रिंसिक, एक होता है एक्सट्रिंसिक बाह्य अर्धचालक। दोस्तों बाह्य अर्धचालक ये होते हैं, ध्यान रखना, इनकी चालकता बहुत कम होती है, परंतु किसी ऐसे पदार्थ को बहुत थोड़ी सी मात्रा, यदि किसी ऐसे पदार्थ को बहुत थोड़ी सी मात्रा जिसकी वैलेंसी 5 या 3 हो, उसको शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन क्रिस्टल में मिला दें तो चालकता काफी बढ़ जाती है। क्यों?
क्योंकि 5 और 3 समझना, सिलिकॉन जर्मेनियम की 4-4 वैलेंसी है। अगर 5 या 3 वाले से मिलाओगे तो 5 वाले से मिला दोगे तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिल जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन फ्री एक्स्ट्रा मिल जाएगा क्रिस्टल में हर एक परमाणु से। जितने परमाणु मिलाओगे, क्योंकि देखो 4 और 4 के बीच में तो बॉन्ड बन जाएगा, लेकिन जो 5वां बचा वो फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन वहां पे आवेश वाहक का, चार्ज कैरियर का भाग जो रोल करेगा और उससे धारा अच्छी मात्रा में जनरेट होगी। और जब 3 वाला मिलाओगे तो 4 से 3 तो 3 से 3 तो मिल गए, एक की जगह बाकी हो गई, उसे बोलते हैं होल, उसे बोलते हैं कोटर। तो ध्यान रखना, जो होल होते हैं, जो क्लियर, जो कोटर होते हैं वो भी आवेश वाहक का कार्य करते हैं, वो भी चार्ज कैरियर का कार्य करते हैं। तो समझाऊंगा आगे ऐसे पद, यानी कि जनरली जो बाह्य अर्धचालक होते हैं जिनकी संयोजकता 5 या जिनकी संयोजकता 3। अब 5 किसकी संयोजकता है, तो पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 15 में आते हैं उनकी संयोजकता 5 है, और पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 13 में आते हैं उनकी संयोजकता 3 है। तो कहने का मतलब सिलिकॉन जर्मेनियम में ग्रुप 15 या ग्रुप 13 के तत्व मिला दोगे तो इससे क्या होगा, ग्रुप 15 या ग्रुप 13 के एलिमेंट्स जब आप मिलाओगे तो होगा क्या कि सिलिकॉन जर्मेनियम की जो वैलेंसी है वो 4 है। अब 4 वैलेंसी 5 वैलेंसी वाला अगर मिला दिया तो 1 इलेक्ट्रॉन बच गया हर परमाणु के पास। तो अब बहुत सारे परमाणु मिलाएंगे तो पूरा जो क्रिस्टल होगा उसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो जाएंगे, तो कंडक्टेंस बढ़ जाएगा, चालकता बहुत बढ़ जाएगी। इसी तरह यहां पर भी क्या होगा, हर बार हर जो एक 13 ग्रुप का आप एक एलिमेंट मिलाएंगे तो एक होल बचेगा यहां पे क्रिस्टल में हर बार, ठीक है। तो जो होल बचा उसको बोलते हैं कोटर, वो भी आवेश वाहक का कार्य करता है, ठीक है। ठीक है, सिलिकॉन क्रिस्टल में अशुद्धि ग्रुप में मिश्रित करते हैं तो चालकता बढ़ जाती है। मिश्रित करने की प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं, यानी कह सकते हैं अशुद्ध अर्धचालक को बाह्य अर्धचालक कहते हैं। इंप्योरिटी जब मिला देते हैं तो उसको बाह्य अर्धचालक। अब बाह्य अर्धचालक को क्लियर कैसे पढ़ा जाता है, इसको 2 प्रकार से पढ़ते हैं, एन टाइप, पी टाइप। एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, सिलिकॉन जर्मेनियम क्रिस्टल में ग्रुप 15 का, ग्रुप 15 में कौन आते हैं भाई, ग्रुप 15 में हम पढ़ते हैं नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। एक ट्रिक पढ़ते हैं, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी, ठीक है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, ठीक है, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये इसमें आते हैं। तो जर्मेनियम के एक परमाणु को हटाकर उसका स्थान ले लेता है। अपद्रव्य परमाणु का मतलब होता है जो बाहर से लाया है। 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन्स में से 4 इलेक्ट्रॉन अपने चारों तरफ के जर्मेनियम से कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो एक एक संयोजी इलेक्ट्रॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड, ध्यान रखना है कौन सा बॉन्ड बनता है, सहसंयोजी बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। 5वां जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो अलग हो जाता है और फ्री रूप से घूमने लगता है, मुक्त रूप से। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर कब बनता है, ध्यान रखना, एन टाइप कब बनता है, तो एन टाइप को नाइट्रोजन से याद कर लेना, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फैमिली ग्रुप 15, ठीक है, डन, ओके, क्लियर। यही इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक का कार्य करता है। इस प्रकार शुद्ध जर्मेनियम में जब आप इंप्योरिटी मिलाते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। अब जैसे समझो, जर्मेनियम बीच में मिला दिया आर्सेनिक, ठीक है। अब समझना, आर्सेनिक के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, 1 1 1 1, 4 हो गए। अब ये एक जर्मेनियम इधर रह गया, समझना, मैं दूसरे कलर ले लेता हूं। एक जर्मेनियम का इधर से मिल गया, एक इधर वाले से कनेक्ट हो गया, एक इधर वाले से कनेक्ट हो गया, एक इधर वाले से कनेक्ट हो गया। अब जो एक बच गया ये है ना, जो एक बच गया ये फ्री इलेक्ट्रॉन के रूप में पूरे क्रिस्टल में घूमता रहेगा। समझे मेरी बात को, ये रहा, क्लियर। तो आपसे पूछा जाएगा कि एन टाइप अर्धचालक में क्वेश्चन कैसे आते हैं, एन टाइप अर्धचालक कब बनता है, ग्रुप 15 के तत्वों से, पंच संयोजी तत्वों से, पेंटावेलेंट से, जिनकी 5 संयोजकता हो, और इसमें आवेश वाहक का कार्य कौन करता है, तो आप बोलेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस प्रकार के शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल को एन टाइप अर्धचालक, अशुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल को एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। और एन टाइप सेमीकंडक्टर जो होता है ना, आवेश वाहक नेगेटिव चार्ज होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आवेश वाहक जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ऋणावेशित होते हैं। अपद्रव्य परमाणुओं को दाता परमाणु, डोनर, जो अशुद्धि मिलाई है उसको क्या बोलते हैं, डोनर एटम बोलते हैं, है ना। और जो लेने वाले होते हैं दाता परमाणु, ठीक है, कहते हैं, ये परमाणु बार बार आ रहा है, दाता परमाणु कहते हैं। इसको मैं हाइड कर देता हूं, तो व्हाइट कलर का बैकग्राउंड मैं इसके ऊपर फेर देता हूं तो ये गायब हो जाएगा, क्लियर। क्या कहते हैं, दाता परमाणु कहते हैं, डोनर। क्या बोलते हैं भाई,
डोनर बोलते हैं इनको। कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? उम्मीद करता हूं नहीं होगी। डोनर, ठीक है, क्योंकि ये क्रिस्टल को चालक इलेक्ट्रॉन प्रदान करते हैं। तो एन टाइप समझ में आ गया। एन टाइप में क्या मिलाएंगे? ग्रुप 15 के तत्व, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बेकारी, मैंने ट्रिक भी पढ़ाई है आगे। पी टाइप के, देखो जर्मेनियम सिलिकॉन क्रिस्टल में 3 संयोजकता वाला, 3 संयोजकता मतलब ग्रुप 13, और ग्रुप 13 में हम पढ़ते हैं बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, है ना। तो हम पढ़ते हैं गैलियम आर्सेनाइड, इंडियम सल्फाइड, ऐसे पढ़ते हैं ना, इंडियम फास्फाइड, ये सेमीकंडक्टर्स हैं एक तरह के। क्लियर? तो सुनो, यदि जर्मेनियम सिलिकॉन क्रिस्टल में 3 संयोजकता वाला मिलाया जाता है, ठीक, तो ये एक जर्मेनियम की जगह आ जाएगा। 3 संयोजक इलेक्ट्रॉन 3 जर्मेनियम परमाणु से बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। जर्मेनियम का चौथा जो इलेक्ट्रॉन है वो बंध नहीं बनाता, जर्मेनियम का बच जाएगा एक, नहीं बना पाता, अतः क्रिस्टल में अपद्रव्य परमाणुओं के एक और रिक्त स्थान खाली रह जाता है, जिसे कोटर कहते हैं। क्लियर? बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड में लगाने पर कोटर में दूसरे जर्मेनियम परमाणु से बंधा हुआ इलेक्ट्रॉन आ जाता है, जिससे पड़ोसी परमाणु में एक रिक्त स्थान होकर कोटर बन जाता है। इस प्रकार कोटर क्रिस्टल के भीतर लगातार गति करता रहता है ना। इस प्रकार क्रिस्टल के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करने लगता है कोटर। स्पष्ट है, कोटर धनावेशित कणों के तुल्य, यानी ये ध्यान रखना है कि जब मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक का कार्य करता है तो नेगेटिव चार्ज का काम करता है, और जब कोटर होल जो है वो आवेश वाहक का कार्य करता है तो ध्यान रखना है वो पॉजिटिव चार्ज का काम करता है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में माना जाता है, विद्युत धारा के विपरीत दिशा में। दोबारा समझिए, दोबारा क्या समझेंगे, डायग्राम से क्लियर करता हूं। इस प्रकार के जर्मेनियम क्रिस्टल को पी टाइप बोलते हैं। आवेश वाहक धनात्मक होते हैं, ग्राही परमाणु यहां पर है ना, जो अशुद्धि है उसको ग्राही बोला जाएगा। क्यों बोला जाएगा? देखो एन टाइप, एन टाइप में जो अशुद्धि है वो ग्रुप 15 के तत्व होंगे, ग्रुप 15, है ना। जो आवेश वाहक है वो कौन होगा? आवेश वाहक फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक होगा, और उस पर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। जो अशुद्धि होगी उसे क्या बोलेंगे? दाता, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन दे रही है ना। जो पी टाइप का सेमीकंडक्टर है उसमें जो अशुद्धि आपने मिलाई है वो ग्रुप 13 की मिलाई है, ग्रुप 13 की मिलाई है, तो वो आवेश वाहक का कार्य वहां पर कौन करेगा? कोटर। कोटर किसका कार्य कर रहा है? प्लस चार्ज का कार्य कर रहा है, तो दूसरे का इलेक्ट्रॉन यहां आकर बैठ रहा है ना, इसलिए इसको बोलते हैं अशुद्धि को ग्राही अशुद्धि, ठीक है। क्लियर? जैसे जर्मेनियम, अब जर्मेनियम का देखो क्या बच गया। अब सुनो, जर्मेनियम के साथ हमने क्या मिलाया, ठीक है, ये बीच में जर्मेनियम में अब अशुद्धि मिलाई, कोई भी दूसरा परमाणु अशुद्धि के रूप में मिलाया, तो बाकी सब ने तो एक एक के साथ तो बॉन्ड बना लिया, जर्मेनियम 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 जर्मेनियम, लेकिन ये एक जो होल है ना, ये होल, ये यहां पे बच गया। अब ये होल जगह जगह घूमता रहेगा। भाई समझो, अशुद्धि मिलाई, अब ये बहुत सारे जर्मेनियम थे, इनके बीच में हमने मान लो एक डाल दिया एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम डाल दिया। अब एल्यूमिनियम के साथ हो क्या रहा है? एल्यूमिनियम जो है, एक एल्यूमिनियम जैसे ही डाला, ठीक है, वो किसी भी जर्मेनियम के से कनेक्ट होगा, तो जर्मेनियम के 3 से तो वो एल्यूमिनियम कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन जो जर्मेनियम का चौथा है ना वो बच गया, ठीक है। ये कोटर जो है ये जगह जगह घूमता रहेगा, अलग अलग जगह, ये एल्यूमिनियम अलग अलग से जुड़ेगा, जैसे जैसे एल्यूमिनियम आके जुड़ेंगे अलग अलग कोटर बनते जाएंगे, और ये कोटर घूमता रहेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि कौन से अर्धचालक में किस प्रकार का अशुद्धि आपको मिलानी है, कौन से अर्धचालक में किस ग्रुप के तत्वों को मिलाएंगे, और कौन से अर्धचालक में आवेश वाहक का कार्य, चार्ज कैरियर का कार्य कौन कर रहा है, यही है जो ध्यान रखना है प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूं यहां तक की बात बहुत बेहतरीन तरीके से आपके माइंड में बैठी होगी। क्लियर? वी आर डिस्कसिंग इलेक्ट्रॉनिक्स और चीजें बहुत बढ़िया तरीके से आगे जा रही हैं। डन? ओके। अब मैं बढ़ता हूं आगे। दोस्तों, दहली ऊर्जा या कार्यफलन ये क्या चीज है? जो छोटी छोटी डेफिनेशन है बट एनसीईआरटी पूछ रही है। दहली ऊर्जा, थ्रेशोल्ड एनर्जी, है ना, या वर्क फंक्शन, ये क्या होता है? किसी भी धातु को, ध्यान देना, किसी भी धातु को दी जाने वाली मिनिमम एनर्जी जिस पर वो धातु इलेक्ट्रॉन्स इमिट करना स्टार्ट कर दे, उसको कार्यफलन कहते हैं। प्लेटिनम का कार्यफलन सबसे ज्यादा, यानी प्लेटिनम से ऊर्जा प्लेटिनम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सबसे ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ती है। और सीजियम का कार्यफलन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेटिनम का 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और सीजियम का 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसलिए सीजियम जो है उसका प्रयोग परमाणु घड़ी में हो रहा है
है ना, सोलर सेल में हो रहा है, फोटो सेल में हो रहा है। क्यों? क्योंकि सीजियम सबसे कम एनर्जी पे ही अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ने लगता है, इलेक्ट्रॉन छूटने लगेंगे, धारा बहने लगेगी, है ना। तो सीजियम जो होता है कम ऊर्जा पाकर इलेक्ट्रॉन दे देता है, अतः सीजियम का प्रयोग एटॉमिक वॉच, लाइट सेल, फोटो सेल, सोलर सेल में किया जाता है। नेक्स्ट, किसी भी धातु पर आपतित पड़ने वाले प्रकाश की मिनिमम फ्रीक्वेंसी, कम से कम कितनी फ्रीक्वेंसी दें कि उस पर इलेक्ट्रॉन निकलने लगे, है ना, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन प्रारंभ हो जाए, उसे देहली आवृत्ति कहते हैं। आपतित प्रकाश की अधिकतम वेवलेंथ, समझना, अधिकतम वेवलेंथ जो धातु पर गिरती है तो इलेक्ट्रॉन निकलने लग जाए, उसे कहते हैं देहली तरंगदैर्घ्य, है ना, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ये 3 डेफिनेशन है। W बराबर एच न्यू डब्ल्यू, है ना, W है वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन निकालना हो, वर्क फंक्शन कार्यफलन निकालने के लिए H है प्लांक नियतांक, प्लांक कांस्टेंट, है ना, प्लांक नियतांक, और न्यू जीरो ये क्या है दोस्तों, देहली आवृत्ति। क्लियर? तो देहली आवृत्ति को प्लांक कांस्टेंट से गुणा करेंगे तभी जाकर आपको क्या मिलेगा, तभी जाकर आपको कार्यफलन के बराबर ऊर्जा प्राप्त होगी। तो 3 डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है बताओ, ध्यान रखना। ठीक है, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू पढ़ लो, 6.62 गुणा 10 की पावर -34 जूल सेकंड। दोबारा सुन लो, क्या वह कार्यफलन क्या है, वह कम से कम ऊर्जा जिसको देने पर इलेक्ट्रॉन निकलने लग जाए, उसे कहते हैं कार्यफलन। प्लेटिनम का कार्यफलन वर्क फंक्शन सबसे ज्यादा है, इसलिए सबसे इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे मुश्किल है, और सीजियम का कार्यफलन सबसे कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे आसान है। दूसरा, किसी भी धातु को कम से कम कितनी फ्रीक्वेंसी का प्रकाश उस पर डालें, न्यूनतम आवृत्ति जिससे इलेक्ट्रॉन निकलने लगे, तो उसको देहली आवृत्ति कहते हैं। अब ध्यान रखना, देखो फ्रीक्वेंसी का कार्यफलन के साथ सीधा रिश्ता है, लेकिन ये ध्यान रखना, आगे चल के जब आप क्लियर करोगे तो ये जो आवृत्ति होती है ये निकाली जाती है c/λ, है ना, यानी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य और प्रकाश का वेग और लैम्डा यानी तरंगदैर्घ्य। तो यहां से कार्यफलन का फॉर्मूला हो गया h न्यू जीरो की जगह h c/λ0, ये है ना। तो ये λ0 जो है ये क्या है, ये देहली तरंगदैर्घ्य है। तरंगदैर्घ्य उल्टी चलती है किसके, आवृत्ति के। तो यहां λ0 देहली तरंगदैर्घ्य, प्लांक नियतांक का मान हो ही गया। ठीक है, तो यहां सुनना कि अगर आपको पूछा जाए ऊर्जा, तो आप कहेंगे सबसे कम ऊर्जा जिस पर इलेक्ट्रॉन निकले कार्यफलन, सबसे कम फ्रीक्वेंसी जिस पर इलेक्ट्रॉन निकले देहरी आवृत्ति, और सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य, क्योंकि मिनिमम फ्रीक्वेंसी है तो इसका मतलब उस समय वेवलेंथ मैक्सिमम होना चाहिए, क्योंकि उल्टे हैं, है ना। तो मैक्सिमम वेवलेंथ जिस पर किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाए उसे कहते हैं देहली तरंगदैर्घ्य। फॉर्मूला याद रखेंगे, W बराबर एच न्यू, अरे आपने E बराबर एच न्यू पढ़ा होगा, प्रकाश का फॉर्मूला E बराबर एच न्यू। तो E की जगह यहां पर ऊर्जा W, एच न्यू इसकी जगह न्यू जीरो को हटाया और c/λ0 लिख दिया। क्यों? क्योंकि जो आवृत्ति है वो c/λ यानी प्रकाश का वेग और तरंगदैर्घ्य से प्रभावित होती है। अब क्वेश्चन आ रहा है कि किसी भी धातु से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा आप दे रहे हो, कार्यफलन दे रहे हो, उसको देने के कई अलग अलग तरीके हैं, है ना भाई। ऊर्जा किसी भी तरीके से दे सकते हैं, विद्युत के रूप में दे सकते हैं, प्रकाश के रूप में दे सकते हैं, तापमान के रूप में दे सकते हैं। अरे गर्म करके ऊर्जा दे, हमारी मर्जी। इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके ऊर्जा दे, हमारी मर्जी। लाइट देकर ऊर्जा दे, हमारी मर्जी। तो हम अलग अलग जगह अलग अलग मेथड काम में ले रहे हैं, ठीक है, क्लियर। तो मेथड जो काम में ले रहे हैं उनमें देखना, तापायनिक उत्सर्जन, थर्मो आयनिक इमिशन। इसके बारे में सबसे पहले एडिसन ने 1884 में बताया। जब किसी धातु को निर्वात में उच्च ताप पर, वैक्यूम में जब किसी धातु को निर्वात में उच्च ताप पर गर्म किया जाए तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं। जैसे कहां कहां काम में ले रहे हैं, डायोड, ट्रायोड, कैथोड किरण नलिका, एक्सरे नलिका। इनमें क्या होता है, वैक्यूम और तापमान दे देते हैं ज्यादा, है ना। तो डायोड हो गया, ट्रायोड हो गया, कैथोड रे ट्यूब हो गई, एक्सरे ट्यूब हो गई, इनके अंदर क्या होता है, तापायनिक उत्सर्जन कार्य करता है। एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। तापायनिक उत्सर्जन क्या होता है, ताप देने पर आयनों का, इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन। क्लियर, वैक्यूम ट्यूब की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अगला क्षेत्र उत्सर्जन, यानी यहां पर आप क्या दोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी धातु को प्रबल विद्युत क्षेत्र, ठीक है, प्रबल विद्युत क्षेत्र के अंदर अगर आपने रख दिया किसी धातु को, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन सतह के बाहर आने लगते हैं। क्लियर हो गई बात यहां तक, ओके। 1 सेकेंड, एक मिनट, एक डेटा मैं ढूंढ रहा हूं।
10 की पावर 7 से 10 की पावर 8, 10 की पावर 8 है ये। क्लियर? तो किसी भी धातु को अगर 10 की पावर 8 वोल्ट पर मीटर है ना का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें रख दिया जाए तो जो है वहां से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। एग्जांपल है स्पार्क प्लग। इसी तरह फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन मतलब प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, प्रकाश देने पर तो एक निश्चित फ्रीक्वेंसी से ज्यादा, वो दहली आवृत्ति है, एक निश्चित आवृत्ति से ज्यादा फ्रीक्वेंसी का प्रकाश जब डलेगा तो सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे। इसमें कौन कौन काम करते हैं? सौर सेल, प्रकाश विद्युत सेल, फोटो इलेक्ट्रिक सेल, फोटोवोल्टिक सेल, प्रकाश विद्युत प्रभाव, है ना, प्रकाश देने पर विद्युत पैदा होना। ठीक है, तो इन तीनों का अलग अलग जगह यूज किया जाता है। क्लियर? तो हम कह रहे हैं कि भैया मिनिमम ऊर्जा निकालने के लिए, आपको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो मिनिमम ऊर्जा देनी पड़ेगी, वो ऊर्जा देने के तरीके क्या हैं, है ना। तो दोबारा समझिए अभी तक क्या क्या डिस्कस हुआ। सबसे पहले डिस्कस हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है। एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम लोग, है ना, कम वोल्टेज कम करंट पर काम करने वाले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस क्या हैं? जो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह पर आधारित हैं। पहले हम वैक्यूम ट्यूब्स काम में लेते थे, कैथोड रे ट्यूब, एनोड रे ट्यूब, है ना, सॉरी कैनाल रे ट्यूब, निर्वात, डायोड, निर्वात, ट्रायोड, लेकिन आजकल हम सेमीकंडक्टर्स काम में ले रहे हैं। फिर हमने समझा सॉलिड्स का एनर्जी बैंड सिद्धांत। यहां हमने समझा इलेक्ट्रॉन्स की परमाणु, एक पदार्थ में जितने परमाणु हैं उन परमाणु के इलेक्ट्रॉन्स के आपस में इंटरेक्शन के कारण परमाणु में अलग अलग ऊर्जा के बैंड बन जाते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा ऊर्जा का चालन बैंड, उसके बीच का नीचे का वैलेंसी बैंड और बीच में फोरबिडन एनर्जी गैप। ये गैप जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन वो उतना बुरा चालक होगा। ठीक है, तो जो अच्छे चालक हैं, ठीक है, उनमें हमने पढ़ा है, जो अच्छे चालक हैं उनमें चालन बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, उनमें वर्जित ऊर्जा अंतराल बिल्कुल ना के बराबर होता है। ठीक है, जो बुरे चालक हैं, ठीक है, डायग्राम से समझेंगे, जो अच्छे चालक हैं, ठीक है, वो कहां गया डायग्राम, रिपीट हो गया क्या? हाँ, ये भी शायद रिपीट हुआ है, तो मैं इसको उड़ा देता हूं। ठीक है, तो हमने पढ़ा चालक, कुचालक, अर्धचालक। वो डायग्राम कहां चला गया भैया? 1 सेकेंड। चालक, कुचालक, अर्धचालक, एक कोई हम बीच में से गायब कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं वो पीपीटी ऐड करवा दूंगा, है ना। 1 सेकेंड, कोई नहीं, वो मैं ऐड करवा दूंगा, जो भी गायब हुआ है, एक वाला पेज, एक पेज गायब हो गया तो हम ऐड कर देंगे। ठीक है, चलो, तो चालक, कुचालक, अर्धचालक में कहा कि भाई जो फोरबिडन एनर्जी गैप है, चालक पदार्थ सुचालकों में तो ना के बराबर होता है, कुचालकों में वो गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है और अर्धचालकों में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। और अर्धचालकों में भी हमने कहा है कि सिलिकॉन के लिए तो 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जर्मेनियम के लिए 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना। उसके बाद हमने कहा अर्धचालकों के कुछ विशेष गुण। उसके बाद अर्धचालक निज और बाह्य। निज सिलिकॉन जर्मेनियम है जिनमें कोई अशुद्धि नहीं है, बाह्य अर्धचालकों में अशुद्धि है। ग्रुप 15 की अशुद्धि है, ग्रुप 13 की। उसके आधार पर हम बांटते हैं एन टाइप और पी टाइप। एन टाइप में ग्रुप 15 का तत्व मिलाते हैं और पी टाइप में ग्रुप 13 का तत्व मिलाते हैं। ग्रुप 15 वाला जो तत्व है वो इलेक्ट्रॉन दाता का कार्य करता है और वो इलेक्ट्रॉन ही आवेश वाहक का कार्य करता है नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में। लेकिन ग्रुप 13 जब मिला रहे हैं, पी टाइप का सेमीकंडक्टर बना रहे हैं, तो वो ग्राही का कार्य करता है। क्यों? क्योंकि वो होल जनरेट करता है और वो जो होल है वो धनावेशित आवेश वाहक का कार्य करता है। ठीक है, आगे दहली ऊर्जा, वो कम से कम ऊर्जा जिस पर इलेक्ट्रॉन निकलने लगे उसे हम कहते हैं, है ना, वर्क फलन या दहली ऊर्जा। वो कम से कम फ्रीक्वेंसी जिस पर इलेक्ट्रॉन निकलने लगे उसको बोलते हैं दहली आवृत्ति। और वो ज्यादा से ज्यादा तरंग दैर्ध्य जिस पर इलेक्ट्रॉन निकलने लगे उसे बोलते हैं क्या? दहली तरंग दैर्ध्य। फॉर्मूला आपको बता चुका। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कौन कौन से तरीके हैं। तो पहला है तापमान। तापमान कहां दिया जाता है? डायोड, ट्रायोड, कैथोड किरण नलिका, एक्स किरण नलिका, उच्च ताप पर गर्म करते हैं। क्षेत्र उत्सर्जन स्पार्क प्लग में, और प्रकाश विद्युत उत्सर्जन जो है वो सौर सेल, प्रकाश विद्युत प्रभाव आदि में दिया जाता है। ठीक है, यहां तक हमारी बात हुई। अब हम डायोड, ट्रायोड, सेमीकंडक्टर्स के जो यूजेस हैं, डायोड, ट्रायोड, ट्रांजिस्टर्स, लेसर, मेसर, कैथोड रे, कैनाल रे, एक्स रे, है ना, उनके बारे में बातचीत करेंगे। उम्मीद करता हूं चीजें यहां तक बहुत सही गई होंगी। इलेक्ट्रॉनिक्स इसी तरीके का टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद आगे उसमें जो है नंबर सिस्टम, लॉजिक गेट्स, वो सब भी आने हैं, तो वो कंप्यूटर का पार्ट हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो स्टार्ट होती है फिजिक्स से,
ठीक है, और फिर जो उसका एंड है वो जाके कंप्यूटर साइंस में कनेक्ट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मोबाइल भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो आगे चल के वो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, मोबाइल टेक्नोलॉजी में कनेक्ट हो जाता है। हमने क्या होती है इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या पढ़ा जाता है। इसके बाद सॉलिड्स में, ठोसों में एनर्जी बैंड सिद्धांत, ठोसों में ऊर्जा बैंड सिद्धांत के हिसाब से चालन बैंड और संयोजी बैंड, बैलेंसी बैंड, कंडक्शन बैंड के बारे में जानकारी ली। और उसके बाद हम लोगों ने क्या होते हैं गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, अरे सुचालक, कुचालक, अर्धचालक पदार्थ कौन कौन से होते हैं। अर्धचालकों में भी निज अर्धचालक इंट्रिंसिक और बाह्य अर्धचालक एक्सट्रिंसिक दोनों क्या होते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, ठीक है। यहां तक हमने डिस्कशन, बेसिक्स तो मोस्टली वहीं पर हैं। अब हम उसी जानकारी को आगे बढ़ाएंगे। डायोड, ट्रायोड, ट्रांजिस्टर, पीएन जंक्शन, तरह तरह के डायोड्स, इसके अलावा क्या क्या हम डेली लाइफ में इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज कर रहे हैं वो हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हमारी चर्चा रहेगी डायोड। देखिए डायोड की जब आप बात करते हैं तो डायोड को बहुत सिंपली डाइओड, जिसमें दो इलेक्ट्रोड हो, है ना, तो डायोड का अर्थ होता है दो इलेक्ट्रोड वाला। तो डायोड में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड का काम करता है, एक कैथोड का काम करता है, ठीक है। दोनों इलेक्ट्रोड खोखले होते हैं और एक वैक्यूम ट्यूब निर्वातित बल्ब या कांच में पाए जाते हैं। दोनों इलेक्ट्रोड जो होंगे वो वैक्यूम ट्यूब के अंदर या निर्वातित कांच, वैक्यूम ग्लास के अंदर, ऐसे कांच या ऐसे ट्यूब में होंगे दोनों इलेक्ट्रोड, जो कि पूरी तरीके से निर्वातित है, मतलब उसमें किसी भी टाइप के पार्टिकल्स नहीं है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे, जनरली जो कैथोड है वो बना होता है निकल का और जो एनोड है वो बना होता है मोलिब्डेनम का। कैथोड नेगेटिव जो टर्मिनल है वो निकल का बना होता है और जो एनोड है पॉजिटिव टर्मिनल वो जनरली मोलिब्डेनम का बना होता है। क्वेश्चन आता है कैथोड के अंदर, जो कैथोड खोखला है ना, उसके अंदर टंगस्टन का फिलामेंट होता है जो कैथोड को टच नहीं करता है। यानी कि अगर आप दो इलेक्ट्रोड की बात करेंगे तो एक इलेक्ट्रोड ये हो गया, दूसरा इलेक्ट्रोड ये हो गया, है ना, ये प्लस कैथोड, एनोड जो है ये आपका कैथोड है, एनोड आपका जो है वो बना हुआ है मोलिब्डेनम का, ठीक है। एनोड किसका बना हुआ है, 1 सेकंड, थोड़ा छोटा करके लिखेंगे, मोलिब्डेनम का। और जो कैथोड है उसके अंदर, कैथोड जनरली किसका बना हुआ है, निकल का बना हुआ है, लेकिन कैथोड के अंदर टंगस्टन का एक क्या है, एक पार्ट है जो कि टच नहीं कर रहा है उसको, है ना, जो कि उसको छूता नहीं है, कैथोड को टच नहीं करता। क्वेश्चन आता है डायोड का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो डायोड का जो प्रयोग है वो दिष्टकारी के रूप में करते हैं। दिष्टकारी क्या होता है, सुन लीजिए, दिष्टकारी होता है एसी को डीसी में बदलने के लिए। एसी को डीसी में बदलने वाली जो युक्ति होती है उसे रेक्टिफायर कहते हैं। यानी कि डायोड में एक ही दिशा में धारा बहती है और वो भी +2-, है ना, एनोड से कैथोड। एनोड से कैथोड धारा बहती है, एक ही डायरेक्शन में धारा बहती है, एक ही डायरेक्शन में बहती है, इसका मतलब है धारा की दिशा बदलती नहीं है, इसलिए डायोड का जो मोस्टली यूज है वो दिष्टकारी के रूप में, क्योंकि ऐसी धारा जिसमें दिशा नहीं बदलती उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं डायरेक्ट करंट, उसे हम कहते हैं डीसी, है ना। तो एसी को डीसी में बदलने वाली, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदलने वाली डिवाइसेस में डायोड काम में लिया जाता है। तो दोबारा से डायोड के बारे में पढ़ेंगे। डायोड में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, है ना, आपका एनोड जो होगा वो मोलिब्डेनम का होगा, कैथोड निकल का होगा। कैथोड के अंदर टंगस्टन की रॉड होगी, फिलामेंट होगा जो कि कैथोड को टच नहीं कर रहा होगा, है ना। डायोड का प्रयोग एज अ रेक्टिफायर किया जा रहा है। रेक्टिफायर क्या होता है, जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, और डायोड में धारा एक ही दिशा में बह रही है, +2- एनोड टू कैथोड, ठीक है। क्वेश्चन आता है डायोड का आविष्कार किसने किया है, बहुत फेमस क्वेश्चन बन गया कि डायोड का जो इन्वेंशन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, 1904 में जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने, है ना, आगे डायोड के टाइप्स भी डिस्कस करेंगे। तो डायोड का जो इन्वेंशन है 1904 में जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग के द्वारा किया गया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब डायोड के बाद दोस्तों ट्रायोड 1907 में, है ना, डायोड से ही ट्रायोड का निर्माण किया गया, लीडी कोरेस्ट। ध्यान रखना, ट्रायोड कितने इलेक्ट्रोड होंगे, 3। वैसे टेट्रोड पेंटोड भी पढ़े गए हैं, एनसीईआरटी जो आपके 12th क्लास है उसने 4 इलेक्ट्रोड 5 इलेक्ट्रोड वाले जो, है ना, जो स्ट्रक्चर्स हैं जिनको टेट्रोड और पेंटोड नाम दिया है उनका भी डिस्कशन किया है, ठीक है। तो ट्रायोड में 3 इलेक्ट्रोड होते हैं, तीसरा इलेक्ट्रोड एनोड और कैथोड के बीच रखा जाता है जिसे ग्रिड कहते हैं, है ना। तो ध्यान रखिएगा, डायोड में होते हैं एनोड कैथोड और ट्रायोड में होते हैं एनोड ग्रिड कैथोड,
ग्रिड होता है। अब डायोड का यूज तो दिष्टकारी के रूप में क्वेश्चन जो बनता है वो क्या बनता है, ट्रायोड का यूज। तो ट्रायोड का यूज जो है एसी वोल्टेज को घटाने बढ़ाने वाले एजेंट के रूप में। तो जब जो बढ़ाता है उसे बोलते हैं एम्पलीफायर, एम्पलीफाई करना। तो एसी वोल्टेज को बढ़ाता है कौन, है ना, आपका ट्रायोड। इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग उत्पन्न करने के लिए, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे क्या करती हैं, दोलन करती हैं, ऑसिलेशन करती हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करने के लिए या दोलित्र के रूप में, ऑसिलेटर के रूप में ट्रायोड का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा ध्वनि तरंगों को, साउंड वेव्स को रेडियो वेव से अलग करता है। इसका मतलब है डिटेक्टर का काम करता है, संसूचक का काम करता है, डिटेक्ट कर लेता है साउंड वेव और रेडियो वेव को। साथ ही साथ ध्वनि तरंगों को दूर तक भेजता है, यानी ट्रायोड ट्रांसमीटर का भी काम करता है। तो डायोड तो केवल रेक्टिफायर का काम कर रहा था, लेकिन जो ट्रायोड है वो एम्पलीफायर का काम कर रहा है, एसी वोल्टेज को कम ज्यादा कर रहा है, वो दोलित्र का काम कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्पन्न कर रहा है। तीसरा, वो साउंड वेव्स को रेडियो वेव से अलग कर रहा है, मतलब डिटेक्शन का काम कर रहा है, संसूचक का काम कर रहा है। और चौथा जो है वो ध्वनि तरंगों को दूर तक भेजना मतलब ट्रांसमिशन का कार्य भी कर रहा है। क्वेश्चन यहीं से बनता है, निम्नलिखित में से ट्रायोड किसके रूप में कार्य नहीं करता, है ना। 4 ऑप्शंस देगा, 3 ऑप्शंस देगा, चौथा ऑप्शन कोई अलग दे देगा, ठीक है। दैट्स वाई हमें इन सब पॉइंट्स को डिस्कस करना है। तो डायोड का आविष्कार 1904 में हुआ, ट्रायोड का आविष्कार 1907 में हुआ। डायोड ट्रायोड में डिफरेंस क्या है कि जो डायोड है उसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, ट्रायोड में 3 इलेक्ट्रोड होते हैं। तीसरा इलेक्ट्रोड जो होता है उसे ग्रिड कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रिड, ठीक है, क्लियर। अब डायोड और ट्रायोड के बाद दोस्तों पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। क्वेश्चन, पीएन जंक्शन, पीएन का मतलब है एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर, एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर। सुनना, पीएन जंक्शन डायोड का मतलब है, जब लैंग्वेज सुनिएगा क्या कह रही है, जब एक पी टाइप के अर्धचालक के क्रिस्टल के टुकड़े को एन टाइप सेमीकंडक्टर के क्रिस्टल के टुकड़े को आपस में कांटेक्ट में लाते हैं, है ना, तो जब उन दोनों को जोड़ते हैं तो उनकी जो जंक्शन है उस पर क्या बन गया, देखो एक पी टाइप सेमीकंडक्टर हो गया, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर हो गया। तो इनका जो जंक्शन है, ये इनके जंक्शन पर क्या बन गई, पीएन जंक्शन बन गया। ध्यान रखना, जो पी टाइप वाला है वो एनोड कहलाता है ना, एन टाइप वाला क्या कहलाता है, कैथोड। क्यों, क्योंकि पी टाइप वाला जो इलेक्ट्रॉन डोनर है ना, और सी टाइप वाला जो है वो क्या है, वो होल रख रहा है, वो कोटर रख रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके जो है फ्लो करने लगेंगे। क्यों, क्योंकि एक तरफ क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता हो गई, दूसरी तरफ होल्स की अधिकता है, ठीक है। तो पी टाइप वाले भाग को एनोड कहते हैं, एन टाइप वाले भाग को कैथोड कहा जाता है। जब बैटरी से कनेक्ट किया जाएगा तो एनोड और कैथोड से कनेक्ट करते हैं तो धारा प्रवाहित होती है। अच्छा, अगर आप पी को बैटरी के कैथोड से जोड़ेंगे और एन को बैटरी के एनोड से जोड़ेंगे तो धारा का प्रवाह नहीं होता है ना। यानी कि समझना मेरी बात, इस चीज को समझो कि पी को एनोड, है ना, और एन को कैथोड, ठीक है, ये एनोड की तरह बिहेवियर करता है। एन जो है, अब सुनना मेरी बात, क्या कह रहे हैं देख लो, कि पी को बैटरी के कैथोड, अब देखो पी को एनोड को एनोड से, कैथोड को कैथोड से, ये बैटरी की बात चल रही है। कनेक्ट अगर कर दिया तो धारा बहने लगेगी, कहां से कहां तक, वो पी से एन की ओर बहने लगेगी, एनोड से कैथोड की ओर बहने लगेगी। लेकिन अगर आपने पी को तो कर दिया कनेक्ट कैथोड से और एन को कनेक्ट कर दिया एनोड से, तो यहां पर धारा प्रवाहित नहीं होती है। इसका मतलब ये एक ही दिशा में धारा प्रवाहित करता है। दिष्टकारी रेक्टिफायर का काम करेगा। लाइट इमिटिंग डायोड, दोस्तों एलईडी बल्ब वो पीएन जंक्शन डायोड के बने होते हैं। प्रकाश को सूचक करता है, फोटो डिटेक्टर का काम करता है। और जो सोलर सेल होते हैं वो भी एक प्रकार के पीएन जंक्शन डायोड होते हैं, जो कि फोटो डायोड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है पीएन जंक्शन डायोड होते क्या है, कि पी टाइप सेमीकंडक्टर के क्रिस्टल का टुकड़ा, एन टाइप सेमीकंडक्टर के क्रिस्टल का टुकड़ा, दोनों को जोड़ दिया। जोड़ने पर दोनों का जो बॉर्डर है उस पर क्या बना, उस पर जंक्शन बना। अब ध्यान रखना है, पी टाइप जो है वो एनोड का कार्य करता है, सी टाइप जो है वो, है ना, कैथोड का कार्य, एन टाइप जो है कैथोड का कार्य करता है। तो अगर इनको बैटरी के एनोड और कैथोड से जोड़ दें, ठीक है, एनोड को एनोड से, कैथोड को कैथोड से, पी टाइप एनोड का काम कर रहा है तो एनोड को एनोड से, कैथोड को कैथोड से जोड़ देंगे, धारा का प्रवाह होगा एनोड टू कैथोड, पी टू एन। लेकिन अगर हम उल्टा करके जोड़ते हैं तो धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो यहां से हमें क्लियर भी हो गया कि पीएन जंक्शन डायोड भी एक ही दिशा में धारा लेकर जाता है, इसलिए यह भी दिष्टकारी का कार्य करता है। एलईडी, दोस्तों एलईडी को बोलते हैं लाइट इमिटिंग डायोड, तो प्रकाश उत्सर्जक डायोड। तो ये जो डायोड आप एलईडी बल्ब में काम ले रहे हो वो पीएन जंक्शन के बने होते हैं। इसके बाद प्रकाशीय संसूचक, ये फोटो डिटेक्शन का काम करते हैं।
प्रकाश की विभिन्न तरंगों को एक दूसरे से अलग करने का काम करते हैं, और प्रकाश सेल, सोलर सेल का भी ये कार्य करते हैं। फोटो डायोड के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अभी तक हमने डायोड, ट्रायोड, डायोड में 2 इलेक्ट्रोड थे, दिष्टकारी का काम कर रहा था। ट्रायोड में 3 इलेक्ट्रोड है, बीच का इलेक्ट्रोड है ग्रिड। और ध्यान रखना है ट्रायोड जो है वो दोलित्र के रूप में, ऑसिलेटर के रूप में, वो एम्पलीफायर के रूप में, प्रवर्धक के रूप में, वो आपका प्रकाशीय संसूचक के रूप में, और साथ ही साथ वो ट्रांसमीटर के रूप में कार्य कर रहा था। ठीक है, यहां जब पीएन जंक्शन डायोड की बात करेंगे तो दिष्टकारी का काम करेगा, एलईडी का काम करेगा, प्रकाशीय संसूचक फोटो इंडिकेटर का काम करेगा, और दोस्तों फोटो डायोड का भी कार्य करेगा। अब बात करते हैं एलईडी। दोस्तों एलईडी को बोलते हैं लाइट इमिटिंग डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड। ऐसे डायोड जो प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, इसको पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन में लाएंगे। देखिए, ये विद्युत ऊर्जा को विकिरण ऊर्जा में बदलते हैं। भाई लाइट देंगे हम, इलेक्ट्रिक एनर्जी को रेडिएशन एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक विशेष प्रकार का डायोड है जो सेमीकंडक्टर डायोड से भिन्न होता है। ध्यान रखना, जर्मेनियम तथा सिलिकॉन जंक्शन के स्थान पर यहां पर गैलियम आर्सेनाइड और गैलियम फास्फाइड का उपयोग किया जाता है। आगे चल के मैं डिस्कस करूंगा कि सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो यौगिक की फॉर्म में भी पाए जाते हैं, कंपाउंड की फॉर्म में भी पाए जाते हैं। तो गैलियम आर्सेनाइड और गैलियम फास्फाइड ये कंपाउंड की फॉर्म में पाए जाने वाले सेमीकंडक्टर्स हैं। ठीक है, पीएन जंक्शन सिलिकॉन जर्मेनियम का ना बनाकर यहां पर गैलियम आर्सेनाइड और गैलियम फास्फाइड का बना होता है। यह युक्ति विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में दृश्य प्रदर्शन कार्यों में विजुअल डिस्प्ले पर्पस के लिए प्रयोग में ली जाती है। अरे एलईडी स्क्रीन आप देखिए, है ना। ठीक है, तो एलईडी स्क्रीन जो होती हैं, आप देखें एलईडी टीवी आ रहे हैं आजकल, एलईडी स्क्रीन आ रही हैं जगह जगह पर, एडवर्टाइजमेंट पैनल्स में, और जगह जगह पर बल्ब्स वगैरह में हम एलईडी का बल्ब का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, एलईडी से हमेशा एक वर्णी प्रकाश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोनोक्रोमेटिक लाइट। एलईडी से हमेशा कैसा प्रकाश मिलेगा? एक वर्णी प्रकाश मिलेगा। देन आफ्टर बात करें मोबाइल्स, कंप्यूटर की जो स्क्रीन है वो एलईडी की बनी होती है। एलईडी की दक्षता, एफिशिएंसी 90% तक होती है। रिमोट कंट्रोल में, है ना, रिमोट कंट्रोल के अंदर जो इंफ्रारेड वेव्स जो निकाली जाती हैं, उसमें जो बल्ब लगा होता है ना, जो रिमोट कंट्रोल होता है वो अवरक्त तरंगों के आधार पर कंट्रोल करता है। ठीक है, तो उससे एलईडी बल्ब उसके अंदर लगा होता है। ठीक है, बल्ब की जो नॉर्मल जो बल्ब होता है उसकी जो दक्षता होती है वो 40 से 50% होती है, और एलईडी की जो होती है वो 90% तक एफिशिएंसी होती है ना, कन्वर्जन की, कितना परसेंट कन्वर्ट कर पाता है एनर्जी को। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे एलईडी में विशेष रूप से कि मोनोक्रोमेटिक लाइट, फुल फॉर्म लाइट इमिटिंग डायोड, है ना, और यूज कर रहे हैं गैलियम आर्सेनाइड और गैलियम फास्फाइड पीएन जंक्शन का। ठीक, और इसके अलावा इसका प्रयोग जो है विजुअल डिस्प्ले पर्पसेस में किया जाता है। मोबाइल स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन एलईडी की बनी होती है, रिमोट कंट्रोल एलईडी बल्ब लगा हुआ होता है। एलईडी की दक्षता क्या होती है वो आपको बता चुका हूं। मेजर जो पॉइंट्स हैं वो हम बहुत बेहतरीन तरीके से डिस्कस करते जा रहे हैं, फिर मैं एक बार रिवीजन भी इनका आपको करवा दूंगा। आगे देखिएगा, फोटो डायोड। दोस्तों नाम ही है फोटो डायोड का मतलब है प्रकाशीय डायोड। फोटो डायोड एक अर्धचालक युक्ति है जो प्रकाश ऊर्जा को, ध्यान रखना है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। भाई फोटो डायोड, लाइट पड़ेगी सरफेस पे, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तो देखा जाए तो जो सौर सेल होता है, जो सोलर पैनल होते हैं, वो एक टाइप के फोटो डायोड ही होते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। यदि फोटो डायोड किसी लोड से जुड़ा है ना, और इस पर लाइट पड़ती है तो करंट बहने लगती है, इलेक्ट्रॉन्स इमिट होने लगते हैं। सौर सेल, सोलर सेल जो है वो भी एक प्रकार का फोटो डायोड है, जिसका यूज आप लाइट एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी, प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनाने में करते हैं। ठीक है, लाइट टू इलेक्ट्रिक एनर्जी, है ना, प्रकाश से विद्युत ऊर्जा बनाने में। तो सोलर सेल एक टाइप का फोटो डायोड ही है। आगे बात करेंगे फोटो डायोड। अब प्रकाश जब ये क्या कर रहा है ना, रिसीव कर रहा है, तो फोटो डिटेक्टर का काम करता है, प्रकाश की उपस्थिति को बताएगा। फोटो डायोड के लिए प्रयोग लिए जाने वाले पदार्थ सुना, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इंडियम, गैलियम आर्सेनाइड, है ना, लेड सल्फाइड आदि। ठीक है, दृश्य प्रकाश का संसूचन करना है। अगर आपको विजुअल लाइट या विजिबल लाइट को डिटेक्ट करना है तो ध्यान रखिएगा कैडमियम सल्फाइड का यूज करते हैं। इंफ्रारेड लाइट को अगर आपको डिटेक्ट करना हो तो लेड सल्फाइड या इंडियम एंटीमनी का यूज करते हैं। ठीक है, और अगर आपको ब्लू लाइट को क्या करना है, डिटेक्ट करना हो, तो सेलेनियम सेल का यूज करते हैं। ये कुछ डेटा जो है एनसीईआरटी ने तो इस लेवल पर बात की नहीं है, लेकिन ये कुछ डेटा आपको जो अलग अलग बुक्स हैं उनके कंटेंट में मिलता है। तो फोटो डायोड ध्यान रखेंगे, सरफेस पे लाइट जब पड़ती है तो करंट बहने लगता है, लाइट को रिसीव करेगा, बदले में इलेक्ट्रिक एनर्जी देगा, तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अलग अलग
कंपोनेंट्स के बने होते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इंडियम, गैलियम आर्सेनाइड, लेड सल्फाइड, ठीक है। अगेन बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। ध्यान रखना है विजुअल लाइट, दृश्य प्रकाश को डिटेक्ट करने के लिए कैडमियम सल्फाइड का फोटोडायोड होता है। इंफ्रारेड लाइट को डिटेक्ट करने के लिए लेड सल्फाइड या इंडियम एंटीमनी जो सेमीकंडक्टर है उसका प्रयोग करते हैं। और ब्लू लाइट को डिटेक्ट करने के लिए सेलेनियम सेल का प्रयोग किया जाता है। तो पॉइंट टू पॉइंट सीधी क्लियर बातें हैं, यहां पर ज्यादा समझने जैसा कुछ नहीं है। यहां पर क्या है, यहां पर हमारे पास पॉइंट्स हैं जिनकी हेल्प से हम लोग कंटेंट को रीच कर रहे हैं, अलग अलग पॉइंट्स को डिस्कस करके, ठीक है। चलो साहब, अब बढ़ेंगे आगे। फोटो डायोड के बाद सौर सेल। दोस्तों सौर सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। फोटो डायोड किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ध्यान रखिएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है कि जब किसी सरफेस पर, है ना, लाइट पड़ती है, प्रकाश पड़ती है, तो उससे इलेक्ट्रॉन्स इमिट होने लगते हैं, बहने लगते हैं। जब किसी सतह पर प्रकाश पड़ता है, जब किसी सतह पर प्रकाश, है ना, क्या होता है, आपतित होता है, ठीक है। आपतन का मतलब होता है इंसिडेंट होता है, तो उसके बाद वहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगते हैं, धारा बहने लगती है, ठीक है। आगे हम जो डिवाइस पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं ट्रांजिस्टर, पीएन अर्धचालकों से बनी युक्ति जो ट्रायोड बल्ब के स्थान पर कार्य करती है, उसे क्या कहते हैं, ट्रांजिस्टर। दोस्तों पीएन अर्धचालक है, इसके अंदर डबल जंक्शन होता है, पीएनपी एनपीएन, पीएन जंक्शन फिर एनपी जंक्शन, इसी तरह एन जंक्शन, एनपी जंक्शन, पीएन जंक्शन, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर्स दो टाइप के होते हैं, पीएनपी एनपीएन, क्लियर। ट्रायोड का काम करते हैं, 3 इलेक्ट्रोड हो गए ना, ट्रायोड का काम करेंगे। अगर पीएन जंक्शन पढ़ते हैं तो केवल डायोड का काम करता है, लेकिन यहां पर हम पढ़ते हैं पीएनपी एनपीएन, पीएनपी अलग एनपीएन अलग, तो ट्रायोड का काम। ट्रांजिस्टर का प्रयोग भी एज ए एम्पलीफायर, ट्रायोड की तरह हमने पढ़ा एम्पलीफायर, है ना। इसी तरह ऑसिलेटर जो हमने ट्रायोड में पढ़े थे, दोलित्र का काम करेगा। ट्रांसमीटर संसूचन का प्रेषण का कार्य करता है, और संसूचन का मतलब है इंडिकेटर का कार्य या डिटेक्टर का कार्य, जो है इंडिकेटर या डिटेक्टर का कार्य भी करता है। ये सारे हमने ट्रायोड में भी पढ़े थे, ठीक है। ट्रायोड का प्रयोग रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर्स और सेल फोन्स में किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा एक और इंपॉर्टेंट काम है, ट्रांजिस्टर जो है, जो वीक सिग्नल्स हैं उनको लो रेजिस्टेंस एरिया से हाई रेजिस्टेंस एरिया में लेकर जाते हैं, लो रेजिस्टेंस टू हाई रेजिस्टेंस एरिया। यानी ट्रांजिस्टर की एक और खास बात है कि ट्रांजिस्टर जो है वो कम रेजिस्टेंस वाले एरिया से हाई रेजिस्टेंस वाले एरिया की ओर वीक सिग्नल्स को भी भेजने का कार्य करते हैं। तो ये इनका ट्रायोड के कंपैरिजन में एक हटकर आप पढ़ रहे हैं। बाकी डायोड तो अलग चीज है ना, डायोड एक दिशा में धारा भेजता है, ट्रायोड और ट्रांजिस्टर्स जो है वो आपके डबल डायरेक्शन में करंट को फ्लो कर सकते हैं। डिपेंड करेगा आपने जंक्शन किस रेंज में बनाया है ना, किस ऑर्डर में बनाया, पीएनपी एनपीएन, ठीक है, क्लियर। दोनों ट्रायोड का कार्य करते हैं, ट्रांजिस्टर भी और ट्रायोड भी। तो कह सकते हैं ट्रायोड को रिप्लेस करने के लिए ट्रांजिस्टर्स काम में लिए जा रहे हैं, ठीक है। चलो साहब आगे, कैथोड किरणें या ऋण किरणें, ये सीधा क्वेश्चंस बनाते हैं इस टॉपिक में, ठीक है। कैथोड किरणें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैथोड किरणें जो होती हैं वो ऋणावेशित होती हैं, नेगेटिव चार्ज होती है। इनका आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। खोज इनकी की है जे थॉमसन ने। कैथोड से ये किरणें ऋणावेशित किरण पुंज के रूप में निकलती हैं। कैथोड किरणें क्यों कहा है, क्योंकि ये कैथोड से निकलती हैं और ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के पूरे बल्क के रूप में निकलती है। कैथोड किरणों को ही बाद में इलेक्ट्रॉन बोल दिया गया कि ये इलेक्ट्रॉन की तरह है, हमेशा सीधी रेखा में गति करती हैं। ये उच्च परमाणु क्रमांक हाई एटॉमिक नंबर वाले एटम से टकराकर किरणें उत्पन्न करती हैं। यानी कैथोड किरणें हाई एटॉमिक नंबर वाले पार्टिकल से टकराकर उससे भी क्या करने लगेंगी, रेज इमिट करने लगेंगी, ठीक है। कैथोड किरणें किसी वस्तु से टकराकर गर्म कर देती हैं, है ना। इसी तरह कैथोड किरणों के अपोजिट आप पढ़ते हैं कैनाल किरणें। तो कैथोड किरणें नेगेटिव चार्ज होती है, कैनाल किरणें पॉजिटिव चार्ज होती है, ठीक है। सेम वैल्यू है, जो डिस्कवरी की है वो गोल्डस्टीन ने की है। वेलोसिटी, इनका वेग कैथोड किरणों से कम होता है और चार्ज इन पर पॉजिटिव होता है। तो आपको कुछ नहीं याद रखना, आपको ध्यान रखना है कैथोड किरणें और कैनाल किरणें। कैथोड किरणें नेगेटिव चार्ज होती है, कैनाल किरणें पॉजिटिव चार्ज होती है। मेजर बस यही ध्यान रखना है, यही इंपॉर्टेंट है, कैनाल किरणें, ठीक है, ये ध्यान रखना है। बेसिकली तो खोजकर्ता याद रखेंगे जे थॉमसन और गोल्डस्टीन, बस मेजरली यही याद रखना है, कैथोड रेज नेगेटिव रेज और कैनाल रेज पॉजिटिव रेज, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव।
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दोस्तों जब किसी, अब सुनना, हमने पढ़ा था कल की क्लास में कि जब किसी धातु पर हाई फ्रीक्वेंसी या हाई एनर्जी या हाई फ्रीक्वेंसी, याद करो कितनी एनर्जी, कार्यफलन से ज्यादा, वर्क फंक्शन पढ़ाया था ना, कार्यफलन से ज्यादा ऊर्जा देने पर ही तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, या देहली आवृत्ति थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा अगर आप फ्रीक्वेंसी देंगे तभी तो आप लाइट इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो जब किसी मेटल पर हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट रेज पड़ती हैं तो धातु से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होने लगते हैं। यह घटना क्या कहलाती है? प्रकाश विद्युत प्रभाव। डिस्कवर किया है हर्ट्ज ने। किसने? हर्ट्ज, 1887। क्वेश्चन है वह मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसके ऊपर ये देखने को मिलता है, इसी को तो बोल रहे थे देहली आवृत्ति, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, कल डिस्कस हुआ था। इसी को हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या देहली आवृत्ति कहते हैं। और याद रखने की दूसरी चीज, इसके लिए नोबेल प्राइज जो है आइंस्टीन को दिया था। इन्होंने इसके ऊपर काफी रिसर्च की थी 1921 में, है ना। तो याद रखेंगे आइंस्टीन को नोबेल प्राइज जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला। ठीक, चलिए, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव पर आधारित कौन है? प्रकाशिक सेल, सोलर सेल, ये लेजर। दोस्तों लाइट, लेजर की फुल फॉर्म बहुत आती है। लेजर का प्रयोग आजकल ऑपरेशंस में किया जा रहा है। हाल ही में दोस्तों भार्गवास्त्र, हमारा जो डिफेंस मिनिस्ट्री है ना, उन्होंने एक यंत्र, एक कह सकते हैं एक शस्त्र डेवलप किया, भार्गवास्त्र, जो कि लेजर लाइट के थ्रू, क्योंकि लेजर जो होती है उसमें हाई एनर्जी होती है साइड, है ना, तो वो हाई एनर्जी जो होती है आजकल ऑपरेशंस में काम आ रही है, पथरी वगैरह तोड़ने के ऑपरेशंस में काम में आ रही है। इवन जो आपके एंजियोप्लास्टी होती है ना, उसमें स्टंट की तरह जब आप स्टंट लगाकर जब आप किसी रुधिर वाहिनी को चौड़ा करते हैं, उसकी जगह लेजर एंजियोप्लास्टी भी ब्लॉकेजेस को हटाने के लिए हो रही है। ठीक है, तो लेजर का जो उपयोग है मेडिकल इंडस्ट्री में बहुत तेजी से हो रहा है। ठीक है, लेजर इतना पावरफुल लेजर हो सकता है कि वो किसी भी कार को कट कर सकता है। जो इंस्ट्रूमेंट्स की जो बॉडीज होती हैं, या कह सकते हैं उपकरण जो होते हैं, या जो वाहनों की बॉडीज होती है, उनको कट करने में और बाकी चीजों में, क्योंकि लेजर एक हाई एनर्जी जो लाइट बीम होता है। ठीक है, तो चलिए, तो भार्गवास्त्र एक ऐसा अस्त्र डेवलप किया जा रहा है जो कि ड्रोन्स, हाल ही में आपने देखा होगा जो इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट है उसमें विदेशों से विदेशी जो ड्रोन्स हैं, टर्की वगैरह के ड्रोन्स जो हैं वो बहुतायत में हमारे ऊपर छोड़े गए थे, पड़ोसी जो है दुश्मन देश के द्वारा। तो ड्रोन्स को मारने के लिए, है ना, जो S-400 या जो हमारे डिफेंस सिस्टम है, ठीक है, इगला हो गया, आकाश हो गया, पृथ्वी एयर डिफेंस है, ये हमारे डिफेंस सिस्टम है, ये बहुत खर्चीले हैं। ठीक है, तो लेजर के द्वारा, लेजर लाइट के द्वारा, हाई फ्रीक्वेंसी हाई एनर्जी लेजर बीम के द्वारा वो ड्रोन्स को डिटेक्ट करके और उन्हें खत्म करने का काम करेगा भार्गवास्त्र। उसका हमने सक्सेसफुल टेस्ट किया है। ठीक है, तो लेजर ध्यान रखिएगा, लेजर एक वर्णी प्रकाश देता है, मोनोक्रोमेटिक लाइट देता है, और लेजर मोनोक्रोमेटिक लाइट। ठीक है, और लेजर का आविष्कार किसने किया है? याद रखेंगे 1960 में थियोडोर मेमन। बहुत क्वेश्चन आता है, थियोडोर मेमन ने लेजर की फुल फॉर्म बड़ी आती है, लाइट, सुनना, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। मतलब क्या है कि विकिरणों का स्टिमुलेटेड इमिशन, किसी भी सरफेस को स्टिमुलेट करके रेडिएशंस निकालना और उसके द्वारा लाइट का एम्प्लीफिकेशन करना, प्रकाश को एम्प्लीफाई कर देना, हाई एनर्जी बीम में कन्वर्ट कर देना। तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है, उसको बोलते हैं लेजर। चलिए, लेजर का प्रयोग दोस्तों सुनना, लेजर का प्रयोग बारकोड बनाने में कर रहे हैं, प्रिंटिंग में, कैंसर ट्यूमर के इलाज में कर रहे हैं, कैंसर ट्रीटमेंट के, रेटिना ऑपरेशन में हो रहा है, पथरी के ऑपरेशन में हो रहा है, 3D इमेज बनाने में लेजर का, हीरो की कटिंग में बहुत कठोर होते हैं, CD DVD पर लिखावट करने में लेजर। ठीक है, लेजर से ही कनेक्टेड एक वर्ड आप पढ़ेंगे, मेजर, माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, है ना। यहां पर हम कौन सी चीजों को काम में ले रहे हैं? माइक्रोवेव्स को, लघु तरंगों को काम में ले रहे हैं। वो भी देखा जाए तो लाइट का ही एक हिस्सा है, प्रकाश स्पेक्ट्रम का ही एक हिस्सा है, बट माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन, है ना। डिस्कवरी 1952 में 3 वैज्ञानिक है, गीगर, गॉर्डन और टाउन्स मैसर। ठीक है, गीगर, गॉर्डन और टाउन्स। ये मैसर का प्रयोग कहां किया जा रहा है? मैसर का प्रयोग परमाणु घड़ियों में, एटॉमिक वॉचेस में, ठीक है, रेडियो टेलीस्कोप के अंदर किया जा रहा है, क्योंकि माइक्रोवेव्स होती हैं, माइक्रोवेव्स दूर तक ट्रेवल करती हैं, तो एटॉमिक वॉचेस में, रेडियो टेलीस्कोप में, ठीक है, और स्पेस क्राफ्ट के जो ग्राउंड स्टेशन हैं, जो एरोप्लेन्स होते हैं, जो अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले स्पेस क्राफ्ट होते हैं, उनके ग्राउंड स्टेशन पर
जो कॉन्टेक्स्ट डेवलप करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मेसर। ठीक है, तो मेसर का मतलब है माइक्रोवेव, याद रखिएगा, लेजर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, और मेसर माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। चलिए, ठीक है, चलिए, क्लियर। एमआरआई, जो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है, एमआरआई ट्यूमर की जांच के लिए, उसमें मेसर का प्रयोग किया जा रहा है। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, रेजोनेंस इमेजिंग, तो लेजर हो गया, मेसर हो गया, एटसेट्रा। ठीक है, क्लियर। तो लेजर मेसर याद रखेंगे। फुल फॉर्म्स बहुत पूछी जाती है, डिस्कवरी पूछ ली जाती है। अच्छा, डायोड, कुछ डायोड्स को जो सिग्नल दिए जाते हैं, तो डायोड को इस तरह से सिग्नल देते हैं, है ना। क्लियर हो गई बात, ये सिग्नल है डायोड का। और डायोड के टाइप्स पढ़ते हैं, जीनर डायोड का ये सिग्नल होता है। जीनर डायोड आपके काम का नहीं, आप याद रखेंगे एलईडी, जो एलईडी बल्ब होता है उसको, अरे आप देखते हैं ना, प्रतिरोध को ऐसे दिखाते हैं, दिखाते हैं नहीं दिखाते प्रतिरोध को, ठीक है, सिग्नल में दिखाते हैं, तो सिंबल जब दिखाते हैं तो ये दिखाते हैं रेजिस्टेंस को। ठीक है, बैटरी को दिखाते हैं इस तरह से, बैटरी को दिखाते हैं, दिखाते नहीं दिखाते, तो इस तरह जब हम सिग्नलाइज करते हैं, सिंबलाइज करते हैं, तो डायोड, एलईडी में आप लाइट इमिटिंग है, दैट्स वाई हम लोग ये जो है तीर दिखाते हैं। फोटो डायोड का मतलब है ये लाइट इमिटिंग है, ये लाइट रिसीविंग है, इसलिए इसको हम फोटो डायोड के लिए लाइट को आता हुआ दिखाते हैं। ठीक है, लेजर डायोड जो है वो मोनोक्रोमेटिक बीम के रूप में हम अलग से लाइट को दिखा रहे हैं, लेजर डायोड। ठीक है, और बाकी बस ठीक है, आप लेजर डायोड, फोटो डायोड, एलईडी और डायोड, सिंपल डायोड के सिंबल को, डायोड सिंपल इस तरह से पी और एन। ठीक है, उसके बाद जब आप एलईडी की बात करेंगे, डायोड में वही एनोड कैथोड दिखाने होते हैं। एलईडी की बात करते तो लाइट इमिटिंग है, तो लाइट को इमिट होता हुआ दिखाएंगे। फोटो डायोड में लाइट आ रही है तो लाइट को आता हुआ दिखाएंगे, और लेजर डायोड में मोनोक्रोमेटिक बीम जाता हुआ दिखाएंगे, है ना। क्लियर, चलिए डन। इसके बाद कुछ सिंबल्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो डिस्कस करेंगे दोस्तों। धातु, अधातु और जो चालक, कुचालक, अर्धचालक को हम लोग किसके आधार पर डिस्कस कर रहे हैं, उनकी देखो क्या होता है। जब आप करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं कि पदार्थों का एक गुण होता है जिसे बोलते हैं प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता को रेजिस्टिविटी कहते हैं। यही बताता है कि कौन सा पदार्थ अच्छा चालक है, कौन सा पदार्थ बुरा चालक है। रेजिस्टिविटी रो से शो करते हैं, इसका एक नाम और है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं इसको, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ओम इंटू मीटर में मापा जाता है। क्लियर, और इसका जो उल्टा होता है, ये तो रो है, इसका उल्टा होता है विशिष्ट चालकता, उसको बोलते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, इसको बोलते हैं विशिष्ट चालकता। तो विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा होता है विशिष्ट चालकता, है ना। ठीक है, समझना। तो जब मेटल, नॉन मेटल या गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर को हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, तो विद्युत चालकता, चालकता का मतलब है कंडक्टिविटी, और प्रतिरोधकता का मतलब है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी की उल्टी होती है ना, उल्टा है। ठीक, चलिए इनके वैल्यूज के आधार पर सॉलिड्स को तीन भागों में बांटा है। मेटल, ध्यान रखना, मेटल की प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध बहुत कम होता है, मतलब ये अच्छे चालक होते हैं, और विशिष्ट चालकता जो है, कंडक्टिविटी, वो ज्यादा होती है। वैल्यूज ध्यान रखिएगा, रो की वैल्यू यानी विशिष्ट प्रतिरोध की वैल्यू 10 की पावर -2 से 10 की पावर 8 ओम इंटू मीटर, है ना। और इसका उल्टा कर देना है, चिन्ह बदल देना है ना। सिग्मा जो होता है, सिग्मा बोलते हैं चालकता को, कंडक्टिविटी 10 की पावर 2 से 10 की पावर 8, ये साइमंस मीटर, क्या बोलते हैं इसको, एस मीटर इनवर्स, साइमंस मीटर इनवर्स बोलते हैं इसको। ठीक है, चलिएगा, या मोह पर मीटर भी बोल सकते हैं, ये ओम का उल्टा होता है साइमंस। ठीक है, तो इसको मोह पर मीटर भी बोल सकते हैं, साइमंस, 1 सेकेंड, इसको साइमंस मीटर इनवर्स या मोह प्रति मीटर, मोह प्रति मीटर। चलिए मैं अलग से लिख दूंगा, कंडक्टिविटी। ठीक है, स्पेलिंग्स प्रॉपर मैं लिख देता हूं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसका मात्रक होता है ओम इंटू मीटर, है ना।
अब ये उल्टा है तो इसका उल्टा क्या, इसका उल्टा होगा मोह प्रति ओम इंटू मीटर है ना। तो ये हो गया मोह, ओम का उल्टा तो मोह हो गया है ना, और मीटर को नीचे लाएंगे तो मोह प्रति मीटर। ठीक है, ये क्या हो गया, मोह प्रति मीटर। क्लियर। अब मोह प्रति मीटर तो हुआ, मोह जो मोह है उसको साइमंस भी बोलते हैं, तो साइमंस नीचे मीटर ऊपर गया तो साइमंस मीटर इनवर्स, तो इन्होंने साइमंस मीटर इनवर्स ही लिखा है। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर होते हैं, इनकी जो वैल्यूज हैं वो मेटल नॉन मेटल के बीच की होती है। तो सेमीकंडक्टर्स में ध्यान रखिएगा, रो की जो वैल्यू है 10⁻⁻5 से 10⁻6, बहुत मेजर रेंज रखते हैं, 10⁻- से 10⁻6 ओम इंटू मीटर, और जो आपका कंडक्टेंस है, कंडक्टिविटी है, वो 10⁻5 से 10⁻6। मतलब एक वैल्यू याद रख लो, उसके चिन्ह बदल दो। ठीक है, क्लियर। विद्युत रोधी जो इंसुलेटर होते हैं, इंसुलेटर का मतलब है एकदम बुरे चालक, ठीक है, कुचालक। तो विद्युत रोधी जो होते हैं उनकी अगर बात करें तो रो की वैल्यू होती है 10⁻11 से 10⁻19, मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो ये बुरे चालक हैं। और सिग्मा की बात करें 10⁻11 से 10⁻19 है ना, साइमंस मीटर इनवर्स। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, याद रखें एलिमेंट की फॉर्म में जो सेमीकंडक्टर हैं वो सिलिकॉन और जर्मेनियम है, जो तत्व के रूप में है। यौगिक के रूप में ध्यान रखिएगा, यौगिक के रूप में इनऑर्गेनिक की बात करेंगे तो कैडमियम सल्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड, कैडमियम सेलेनियम, इंडियम फास्फाइड। ठीक है, अकार्बनिक के रूप में इनऑर्गेनिक, जिनमें कार्बन नहीं होता, कौन कौन है, कैडमियम सल्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड, कैडमियम सेलेनियम और इंडियम फास्फाइड। ठीक है, इसके बाद ऑर्गेनिक के रूप में एंथ्रासीन, डोप्ड थैलोसियानीस, ठीक है, ये नाम दिया हुआ है, डोप्ड थैलोसियानीस। उसके बाद कार्बनिक बहुलक एनसीईआरटी ने दिया ये ऑर्गेनिक, पॉलीमर के रूप में पॉलीपाइरोल, पॉलीएनिलीन, पॉलीथायोफिन आदि। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको नाम याद रखने, ये एनसीईआरटी ने दिया है, तो सीधा पॉइंट याद रखेंगे कि भैया अकार्बनिक के रूप में कौन कौन है, कैडमियम सल्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड, कैडमियम सेलेनियम, इंडियम फास्फाइड। ऑर्गेनिक के रूप में एंथ्रासीन और डोपेड थैलोसाइनिस। ठीक है, और ऑर्गेनिक पॉलीमर के रूप में, बहुलक के रूप में पॉलीपाइरोल, पॉलीएनिलीन, पॉलीथायोफिन ईटीसी। ये सारे के सारे जो हैं वो सब के सब क्या हैं, आपके सेमीकंडक्टर्स हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो जो एनसीईआरटी का डेटा है वो पूरा आप तक पहुंचा दिया गया है पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, अब इसके आगे ठीक है, उसके आगे आप देखेंगे क्या क्या होगा। उसके आगे जब आप जाते हैं तो फिर ये टॉपिक कंप्यूटर सब्जेक्ट में कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहां तक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे 11-12 लेवल पॉइंट्स पर हम टच कर चुके हैं। जनरल साइंस के बेसिस पर इलेक्ट्रॉनिक्स में मैक्सिमम रीच आप बना चुके हैं, आप ऐसे मान के चलिए मैक्सिमम रीच है ये। ठीक है, इससे ज्यादा कंटेंट आपको मिलेगा नहीं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे तो हम देखिए क्या क्या पढ़ चुके हैं इस टॉपिक में, हम देखिए डिस्कस कर चुके। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, उसके बाद एनर्जी बैंड, ऊर्जा बैंड क्या होते हैं, उसके बाद हम लोगों ने बात की है ऊर्जा बैंड पढ़ने के बाद हम गुड कंडक्टर, अच्छे चालक, बैड कंडक्टर, बुरे चालक जिनको इंसुलेटर भी बोलते हैं, बैड कंडक्टर और सेमीकंडक्टर, इनके बीच में इनके चालन बैंड और संयोजी बैंड के बारे में भी डिस्कशन कर चुके। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्कस किया था कार्यफलन, वर्क फंक्शन क्या होता है, किसी भी सतह से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी जाने वाली न्यूनतम ऊर्जा। उसके बाद हम लोगों ने लैम्डा जीरो, ठीक है, इसको बोलते हैं देहली तरंगदैर्घ्य, और न्यू जीरो इसको बोलते हैं देहली आवृत्ति, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। फॉर्मूला पढ़ा था वर्क फंक्शन बराबर एच न्यू जीरो, है ना। एच न्यू जीरो का मतलब है W बराबर ऊर्जा, H बराबर प्लांक कांस्टेंट, और न्यू जीरो होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अरे इसको कंपेयर किया E बराबर H न्यू से, है ना। ठीक है, W की जगह तो वही वर्क फंक्शन H, न्यू बराबर होता है C/लैम्डा। तो C है हमारे पास प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और लैम्डा आपके पास है ही। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने बात की थी सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। सेमीकंडक्टर्स में हमने सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ा। तो सेमीकंडक्टर्स में पी टाइप और एन टाइप। पी टाइप में ग्रुप 15 की अशुद्धि मिलाते हैं और एन टाइप में ग्रुप 13 की अशुद्धि मिलाते हैं। ठीक है, पी टाइप में अशुद्धि जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनर है, और एन टाइप में जो इंप्योरिटी है वो इलेक्ट्रॉन रिसीवर है। ठीक है, क्लियर। इसके बाद हम लोगों ने डायोड के बारे में बात की, उसके बाद हमने ट्रायोड के बारे में बात की,
उसके बाद हम लोगों ने ट्रांजिस्टर के बारे में बात की, उसके बाद हमने पीएन जंक्शन को डिस्कस किया। पीएन जंक्शन इनका कहां कहां यूज होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोगों ने लेजर को डिस्कस किया, उसके बाद हम लोगों ने मेजर को डिस्कस किया है, ठीक है, डायोड के सिंबल्स पढ़े हैं, और देन आफ्टर हम लोगों ने जो वैल्यूज हैं वो डिस्कस किए हैं। तो ये हमारा जो क्लासिफिकेशन रहा, ठीक है। फिर से एक बार समझा देता हूं क्या क्या हमारा आज की कक्षा में हुआ, ठीक है। दोबारा से देख लीजिएगा, कल की क्लास तो मैं समझा ही चुका था। डायोड है ना, डायोड में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, सिंगल डायरेक्शन में धारा प्रवाहित करते हैं। एनोड निकल का बना होता है, कैथोड मोलिब्डेनम का, सॉरी उल्टा कर दिया, कैथोड निकल का, एनोड मोलिब्डेनम का। कैथोड के अंदर टंगस्टन का फिलामेंट है जो टच नहीं करता है, दिष्टकारी का कार्य करता है, रेक्टिफायर का एक दिशा में धारा भेजता है डायोड, है ना। फिर हमने बात की थी डायोड का आविष्कार 1904 में जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने, और ट्रायोड का 1907 में लीडी कॉरेस्ट ने, है ना। ट्रायोड में 3 इलेक्ट्रोड हो गए, एक आ गया ग्रिड। ट्रायोड जो है वो एसी वोल्टेज को बढ़ा सकता है, एम्पलीफायर, तरंगे उत्पन्न कर सकता है, ओसिलेटर, दोलित्र, प्रकाश को डिटेक्ट कर सकता है, संसूचक, डिटेक्टर, और साथ ही साथ वो सिग्नल्स को भेज सकता है, तो ट्रांसमीटर, प्रेषी, है ना। उसके बाद बात करेंगे पीएन जंक्शन, पी टाइप क्रिस्टल, पी टाइप सेमीकंडक्टर का क्रिस्टल, एन टाइप सेमीकंडक्टर का क्रिस्टल, दोनों को जोड़ दिया, बन गया जंक्शन, ठीक है। बैटरी को, है ना, बैटरी के एनोड को पी से और बैटरी के कैथोड को एन से अगर जोड़ दिया जाए तो धारा बहने लगेगी P2N, और वो भी सिंगल डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहां से भी एक वर्णी प्रकाश निकलता है ना, और एक दिशा में धारा बहती है, सॉरी, पीएन जंक्शन से। ये भी ट्रायोड की तरह कार्य करता है, नहीं पूरी तरह नहीं, लेकिन कुछ पॉइंट्स वहां से, जैसे जो है दिष्टकारी के रूप में काम करेगा, डायोड की तरह कार्य करता है। तो पीएन जंक्शन डायोड की तरह, पीएनपी एनपीएन जो ट्रांजिस्टर है वो ट्रायोड की तरह, पीएन जंक्शन डायोड की तरह कार्य करता है, और जो एनपीएन पीएनपी जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिस्टर, वो ट्रायोड की तरह कार्य करता है ना। तो डायोड की जैसे दिष्टकारी, एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड, फोटो डिटेक्टर, तो फोटो डिटेक्टर का काम ये कर रहा है ट्रायोड की तरह, ठीक है। और सौर सेल, ये भी डिस्कस हुआ। एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड है, मोनोक्रोमेटिक लाइट, ठीक है। यहां पर जो जंक्शन है वो गैलियम आर्सेनाइड और गैलियम फास्फाइड का बना रहे हैं, ठीक। एलईडी जो है वो मोनोक्रोमेटिक लाइट दे रही है, कहां कहां काम में ले रहे हैं वो भी डिस्कस हो चुका। उसके बाद फोटो डायोड, प्रकाशिक सेल, इसका एग्जाम्पल है, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और यहां पर इनका प्रयोग फोटो डिटेक्शन के रूप में करते हैं। इनमें सिलिकॉन, जर्मेनियम, इंडियम, गैलियम आर्सेनाइड, लेड सल्फाइड आदि का प्रयोग करते हैं। दृश्य प्रकाश का संसूचन डिटेक्शन जब करते हैं कैडमियम सल्फाइड के द्वारा, इंफ्रारेड का लेड सल्फाइड, इंडियम एंटीमनी के द्वारा, और सेलेनियम के द्वारा जो है ब्लू लाइट को डिटेक्ट करते हैं। सौर सेल लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल रहे हैं। फोटो डायोड या सौर सेल या प्रकाशिक सेल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। फिर हमने डिस्कस किया ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर ट्रायोड बल्ब के समान कार्य करता है, पीएनपी एनपीएन 2 टाइप का होता है, ठीक है। ट्रांजिस्टर जो है ट्रायोड की तरह एम्पलीफायर का, ओसिलेटर यानी दोलित्र का, प्रेषी यानी ट्रांसमीटर का, और डिटेक्टर का, संसूचक का कार्य करता है। लेकिन साथ ही साथ ये कमजोर सिग्नल को लो रेजिस्टेंस एरिया से हाई रेजिस्टेंस एरिया में ट्रेवल कराने का काम भी करता है। देन आफ्टर हमने बात की कैथोड रे। कैथोड रेज जो होती हैं वो नेगेटिवली चार्ज होती हैं, ऋणावेशित होती हैं, और कैनाल किरणें धनावेशित होती हैं। कैथोड किरणें जे थॉमसन ने खोजी थी, और कैनाल किरणें गोल्डस्टीन ने खोजी थी। ये मेजर डिफरेंस है, बाकी कोई नहीं पूछता। प्रकाश विद्युत प्रभाव किसी धातु पर हाई फ्रीक्वेंसी, कितनी, कम से कम कितनी फ्रीक्वेंसी, दहली आवृत्ति, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, किसी भी मेटल पर हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स जब डाली जाती हैं तो वो क्या करने लगता है, इलेक्ट्रॉन्स इमिट करने लगता है, ठीक है। क्लियर हो गई बात, ध्यान रखेंगे। उसके बाद बात करेंगे हर्ज ने प्रकाश विद्युत प्रभाव को खोजा है, लेकिन मेजर जो डिस्कवरीज की हैं वो आगे किसने की है, ठीक है, आगे जो है आइंस्टाइन ने। चलिए ठीक, ओके। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बचा कि लेजर क्या होता है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, डिस्कवरी थियोडोर मैमन ने। इसी तरह मेजर माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, है ना, गीगर, गॉर्डन और टाउन्स। ये काम की चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर, चले आगे। ओके, एक चीज जो बहुत आगे ध्यान रखिएगा
कि सोलर सेल के बारे में, हाँ सौर सेल के बारे में यहां डिस्कस कर देता हूं आपसे, है ना। चलिए, सौर सेल, तो सौर सेल में मोस्टली किस धातु के बने होते हैं, ध्यान रखना। तो सोलर सेल किसके बने होंगे, सिलिकॉन के बने होंगे। किसके बने होंगे भाई, सिलिकॉन के। ठीक, ये भी विशेष रूप से अपने ऐड कर लीजिएगा ताकि आपको याद रहे। ठीक है, चलें, तो यहां पर हमारा जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है कंप्लीट होती है, फंडामेंटल इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्लीट होती है। मैक्सिमम डेटा, हाँ आपने कभी पढ़ा नहीं है, आपने कभी इन चीजों को अपनी जनरल लाइफ में एलईडी के अलावा आपने कुछ देखा नहीं होगा। लेजर भी सुन लिया होगा, लेजर ऑपरेशन, बस इसके बाद आपने कुछ सुना देखा नहीं होगा। दैट्स वाई थोड़ा सा आपको परेशानी आती है, बट मेजर कुछ नहीं है, मजेदार तरीके से आप पढ़ेंगे। आगे बात आपसे नेक्स्ट वीडियो में होगी, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स का तो आना नहीं है, ठीक है। रेस्ट किसी टॉपिक की जरूरत हमें होगी तो वहां हम पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, जय हिंद। बेसिक्स क्लियर कर चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के। अब इलेक्ट्रॉनिक्स के जो यूजेस हमारी लाइफ में हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करते हुए जो फंडामेंटल इलेक्ट्रॉनिक्स है वो हम पूरी करेंगे। उसके बाद जो लॉजिक गेट्स और जो होते हैं क्या नंबर सिस्टम, वो उन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो कंप्यूटर साइंस बेसिस पर आती हैं। यानी कि अगर हम सिंपल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पार्ट है वो पहला यहां तक हो चुका। उसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे क्या, उसके बाद हम पढ़ेंगे लेजर क्या होता है, मेसर क्या होता है, डायोड क्या होता है, ट्रायोड क्या होता है, ट्रांजिस्टर क्या होते हैं, है ना, कैथोड रे क्या होती हैं, कैनाल रेज क्या होती हैं, है ना। ये हमारा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब 12th क्लास एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो यहीं तक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को पढ़ेंगे। कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स में वो आगे चल के लॉजिक गेट्स, एंड गेट, और गेट, नॉर गेट, नैंड गेट, है ना। उसके बाद आपके क्या नंबर सिस्टम, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, डेसिमल, वो वहां पे कनेक्ट होता है, ठीक है। तो जिन जिन एग्जाम्स के सिलेबस में फिर वो मेंशन है, फिर वो इलेक्ट्रॉनिक्स को उस लेवल पर पढ़ते हैं। हमारे लेवल पर हम इलेक्ट्रॉनिक्स को, जो जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लेवल पर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रॉनिक्स का टारगेट अचीव कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। आगे नेक्स्ट वीडियो में हमारी बातें होंगी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।